अभी जो गोल्ड बहुत दबाव फील कर रहा है और लगातार हम देख रहे हैं कि ऊपर तो खैर अफलातूनी नहीं भाग रहा है, नीचे ही जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो उसमें 5 क्या वजह है? सट्टा 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 सट्टा। जुआ किसी का ना हुआ। जिसने भी वेल्थ क्रिएशन करी है, जिसने भी कमाया है, उसने लंबे वक्त में ही कमाया है। ये लॉन्ग टर्म में मार्केट इज द बेस्ट वेल्थ क्रिएटर दैट कैन बी इन एनी एसेट क्लास। तो क्या आज के पहले कोई तारीख, कोई महीना, कोई साल ऐसा याद आता है जब सोना और चांदी इतना अनप्रेडिक्टेबल थे? पहले कम रिश्तेदार थे तो फिर भी थोड़ा सा प्रेडिक्शन आसान हो जाता था। अभी रिश्तेदारी जो है इसकी क्रूड ऑयल से, डॉलर इंडेक्स से, बॉन्ड यील्ड से। मुझे लग रहा है कि एक समय ऐसा आने वाला है जब सोना चांदी इन रिश्तेदारों को के बंधन को तोड़कर आगे निकल जाएगा। सबसे बड़ा मुझे जो ट्रिगर नजर आ रहा है शालिनी, जो कि सोने चांदी को चढ़ाएगा, वो है अमेरिका का बेड़ा गर्क। पहले सोने चांदी की इन रिश्तेदारों से रिश्तेदारी नहीं थी, ये रिश्तेदारी पिछले कुछ सालों में बनी है। मॉर्गन स्टेनली की तरफ से ये कहा जा रहा था कि 5,700 तक सोना जाएगा, अब वो कह रहे हैं 5,200 तक ही सोना सिमट जाएगा। क्यों? हो सकता है, ये नहीं कि होगा, कि ये $4,000 तक भी आ जाए। ये तो रहा डाउन साइड रिस्क, पर अपसाइड अपॉर्चुनिटी 100% की है। मुझे लगता है शालिनी कि जो लोग निवेश करना चाहते हैं उनके लिए सोना एक मौका दे रहा है। ये जो इस समय सोने चांदी पे प्रेशर आपको दिख रहा है, केवल और केवल क्रूड ऑयल बढ़ने की वजह से। तो अगला सवाल फिर मन में आता है कि डॉलर नहीं तो क्या? डॉलर नहीं तो क्या? तो डॉलर नहीं तो सब करेंसीज। क्या मैं सोने से ज्यादा चांदी में पैसा लगाऊं? अगर शालिनी चांदी का विकल्प निकल आया तो वो जो 55% डिमांड चांदी की है, वो डिमांड फिर टाइम फिस हो जाएगी। वो कौन सा सेक्टर है जो आपको लगता है आने वाले समय में ज्यादा बेहतर करने वाला है? ये 4-5 सेक्टर्स मेरे रेडार पे हैं, पर जो मैंने 4-5 नाम लिए हैं इन पर मैं बुलिश हूँ। ये स्टॉक मार्केट्स के लिए भी अप्लाई करता है, ये म्यूचुअल फंड्स के लिए भी अप्लाई करता है। म्यूचुअल फंड में वो व्यक्ति प्लीज मत निवेश करे जो 5 से 10 साल से कम का नजरिया रख रहा है। अगर आप इससे कम का नजरिया है तो म्यूचुअल फंड से निकल जाइए। निवेश में उसी व्यक्ति ने कमाया है जो भविष्य को देख पाया है। हेलो एवरीवन, आप देखना शुरू कर चुके हैं पैसा बोलता है विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। सोना आने वाले समय में कहां तक पहुंचने वाला है, चांदी किधर को जाती हुई दिखाई देगी, म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट की अगर हम बात करें तो वो कौन से फंड्स हैं और वो कौन सा सेक्टर है जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने वाला है, ये सारी बातें आज के पॉडकास्ट में आपको पता चलेंगी। खासकर बहुत सी नई चीज़ें एजुकेशन पर्पस से भी मैं कहूँगी आज का पॉडकास्ट देखकर आप समझ पाएंगे। पॉडकास्ट में मेरे साथ आज रहने वाले हैं इकोनॉमिस्ट शरद कोहली सर। टीवी का जाना पहचाना चेहरा वो हैं। आप अलग अलग न्यूज़पेपर में उनके आर्टिकल अभी तक देखते रहे हैं और डिटेल में उन्होंने हमें समझाया है कि सोना और चांदी अगर नहीं बढ़ रहा है तो क्यों नहीं बढ़ रहा है, और फ्यूचर में वो अगर बढ़ेगा तो क्यों बढ़ेगा। मैं आगे बढ़ूं उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट कर दूं, चैनल आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। पॉडकास्ट आप देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, ये मेरे और मेरी टीम के साथ ज्यादती है। तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ कहना होगा कमेंट सेक्शन में जरूर कहिएगा। और चलिए अब आपको मिलवाती हूँ इकोनॉमिस्ट शरद कोहली सर से। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू सो मच। खासकर मैं सोने और चांदी की बात करने वाली हूँ, उसके बाद थोड़ा हम शेयर मार्केट के ऊपर भी आएंगे। तो गोल्ड के साथ अगर मैं शुरुआत करूँ, मॉर्गन स्टेनली ने गोल्ड पर जो उनका टारगेट था वो अब थोड़ा कम कर दिया है। पहले मॉर्गन स्टेनली की तरफ से ये कहा जा रहा था कि 5,700 तक सोना जाएगा, अब वो कह रहे हैं 5,200 तक ही सोना सिमट जाएगा। तो ये जो वॉर लाइक सिचुएशन है, हम तो पता नहीं कब से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अब तो ऐसा भागेगा सोना, ऐसा भागेगा सोना। वो भागना छोड़िए, अब तो ये टारगेट ही कम कर दिया गया है। क्यों? बिल्कुल, देखिए, सोने चांदी के जो रिश्तेदार हैं जो उसको बढ़ाते घटाते हैं, उन रिश्तेदारों की बात कर लेते हैं। आपने युद्ध की बात करी, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हम पहले कई बार चर्चा कर चुके हैं कि जब जब दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ती हैं तो सोना चांदी को बढ़ना चाहिए। बाकी इसके जो रिश्तेदार हैं उसमें सेंट्रल बैंक्स की बाइंग है, डी डॉलराइजेशन है,
और दुनिया भर का फिस्कल डेफिसिट का बढ़ना वगैरह जो बाकी रिश्तेदार हैं। पर इस बार जो ये युद्ध हुआ ये खाड़ी में हुआ। तो खाड़ी में युद्ध होने से, वेस्ट एशिया में युद्ध होने से क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ने लगी। अब क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ने से, अब देखिए रिश्तेदारी इसकी समझ लेते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि कहाँ जाके क्रूड ऑयल को रिश्तेदार बन जाता है सोना उसका। उससे डॉलर की डिमांड बढ़ गई। डॉलर की डिमांड बढ़ने से डॉलर की वॉल्यूम बढ़ गई, यानी कि डॉलर क्वांटिटी में ज़्यादा डिमांड किया जाने लगा। उसकी वजह से डॉलर इंडेक्स वो बढ़ गई। डॉलर इंडेक्स, मैं आपके पैसा बोलता है कि जो सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, फॉलोअर्स हैं उनके लिए बताता हूँ कि क्या होती है। बहुत सारे लोगों ने हो सकता है इसके बारे में नहीं सुना हो। 6 करेंसीज को मिला के ये इंडेक्स बनती है। इसमें यूरो, ब्रिटिश पाउंड, जापानीज़ येन और स्विस फ्रैंक, ये 4 मुख्य करेंसीज होती हैं। 2 और करेंसीज होती हैं, एक स्वीडन का स्वीडिश क्रोमा होता है और एक कनेडियन डॉलर होता है। इन 6 करेंसीज को मिला के बास्केट बनती है, जिसको हम डॉलर इंडेक्स से, डॉलर से कंपेयर करते हैं। तो क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ने से सोने की डॉलर की डिमांड बढ़ी। डॉलर की डिमांड बढ़ने से डॉलर इंडेक्स बढ़ गई। डॉलर इंडेक्स इस समय 99-100 के बीच में घूम रही है बाय द वे, और इसका थोड़ा सा मूवमेंट भी बहुत फ़र्क डालता है। डॉलर इंडेक्स बढ़ने से क्या हुआ कि अमेरिका में 10 साल के बॉन्ड सबसे पॉपुलर हैं, उसको फिक्स रिटर्न बॉन्ड्स कहते हैं। वो बॉन्ड यील्ड इस समय जब हम बात कर रहे हैं, आज 28 अप्रैल को दोपहर के वक्त, आपका वीडियो शायद एक आध दिन में नॉर्मल जाए, यहाँ पर टाइम स्टैम्प लगानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग जब देखते हैं तो ये अक्सर शिकायत करते हैं कि भाई आप बोल रहे हैं तो किस समय बोल रहे हैं, बताया करिए। तो इस समय सोना फिर दबाव में है। पहले मैं रिश्तेदारी पूरी कर देता हूँ, फिर मैं वापस आता हूँ। तो बॉन्ड यील्ड्स 10 साल की 4.35 को क्रॉस कर गई है। इसका अर्थ ये होता है कि जो स्पेकुलेटर्स होते हैं कॉमेक्स में, जिसको हम कमोडिटी मार्केट्स कहते हैं, तो वो स्पेकुलेटर्स ऐसे में दाव लगाते हैं कि जब लोग, बॉन्ड यील्ड्स इतनी बढ़ गई हैं तो लोग पैसा सोने चांदी में से निकाल कर फिक्स्ड रिटर्न इन्वेस्टमेंट में लगाएंगे। बाय द वे 4.37 अमेरिका में बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है। यहाँ तो आपको शायद सेविंग्स अकाउंट आपके किसी छोटे मोटे बैंक का दे देता होगा इतना, पर वहाँ पर ये बम्पर रिटर्न माना जाता है अमेरिका में। बहुत सारे देश तो ऐसे हैं जहाँ आपको सेविंग्स अकाउंट रखने के उल्टा पैसे देने पड़ते हैं, मिलना तो नहीं, मिलता तो कुछ नहीं है। तो ऐसा वहाँ के सटोरिये, जिनको हम स्पेकुलेटर्स कहते हैं, वो मानते हैं कि लोग ऐसे में पैसा निकाल के और इन बॉन्ड्स में लगाते हैं। तो ये कारण बन गया सोने चांदी पर प्रेशर आने का। आज इस समय जब हम बात कर रहे हैं, फिर यहाँ पर टाइम स्टैम्प लगानी ज़रूरी है, सोना काफ़ी दबाव में है, $4,600 तक आ चुका है। और ये अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले तक ये $4,800 पार कर गया था। तो क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने से, और ये रिश्तेदारी जाके जुड़ती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से, कुल मिला के अगर मैं इसको कहूँ तो युद्ध की बजाय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज सोने चांदी की कीमत को निर्णय करने का एक पानी का स्थान बन गया है। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हुए आज काफ़ी दिन हो चुके हैं। पहले ईरान ने बंद कर रखा था, अब अमेरिका ने बंद कर रखा है। ईरान ने प्रपोजल दिया हम खोल देते हैं, इनको बोलो खोलें। और मुझे लगता है इस व्यक्ति ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, जितनी भी अब तक चालें चली इस युद्ध में, ये यहाँ पर बताना ज़रूरी है, जो स्ट्रैटेजी वाइज सबसे काम की चाल रही है ईरान पर प्रेशर डालने में। ना उनके मिसाइल्स, ना उनके बम, कुछ नहीं उनका बिगाड़ सके, उनके मनोबल को उन्होंने तोड़ा नहीं। कुछ हद तक अगर अमेरिका की स्ट्रैटेजी कामयाब रही है तो ये जो उन्होंने नाकाबंदी करी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की, ये कुछ है। क्योंकि इसकी वजह से क्या हुआ है, इसकी वजह से बिल्कुल ही ट्रैफिक वहाँ रुक गया है। आपको याद होगा जब ईरान ने नाकाबंदी करी हुई थी तो भारत के कुछ शिप्स वहाँ से आ रहे थे सेलेक्टिव बेसिस पर। ईरान तो अपने निकालता ही निकालता था। अब क्या हुआ कि इन्होंने ईरान की कमाई बंद कर दी, यानी कि ईरान को जो आमदनी होती थी, करीब 2 मिलियन बैरल्स रोज़ के ईरान भेजता था, चाइना भेजता था, कोरिया भेजता था, जापान भेजता था। कुछ देश तो ऐसे हैं, वियतनाम भेजता था, जो 90-95% जिनकी क्रूड की ज़रूरत इस रूट पे डिपेंडेंट थी। वो सब इन्होंने कमाई का गला घोट दिया। तो अब्बास अराक्ची साहब जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो अब्बास अराक्ची साहब 2-3 बार पाकिस्तान हुआ है और अमेरिकन्स और इनका मुलाकात बाद में नहीं हुई, तो ये वापस रशिया पहुँच गए। अब रशिया ने भी ये प्रेशर डाला है कि इसको खोला जाए। तो कुल मिला के बात यह है कि सोने चांदी के दाम आकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अटक गए हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमत जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, डॉलर की डिमांड बढ़ने से डॉलर इंडेक्स बढ़ रही है, डॉलर इंडेक्स बढ़ने से बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, बॉन्ड यील्ड बढ़ने से जो स्पेकुलेशन है कॉमेक्स में, वो उस पर प्रेशर आ रहा है, यानी कि सेल का प्रेशर आ रहा है। ये तो रही सिचुएशन अब की। अब सवाल ये है कि आम आदमी, आम निवेशक जो सोने चांदी के शौकीन हैं, आपके पैसा बोलता है पे जो सोने चांदी को बहुत देखना सुनना चाहते हैं, उसके बारे में आगे क्या होगा, आज क्या परिस्थिति है, वो क्या करें।
ज़्यादा काम की बात तो यही है कि वो क्या करें। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छा मौका है उन लोगों के लिए जो इसको लंबे वक्त के लिए रखना चाहते हैं। और ये लंबा वक्त, जैसा मैंने पहले भी कहा था, बहुत लंबा नहीं है, 2 से 5 साल के लिए आप रखें। मॉर्गन स्टैनली की आपने बात करी, एस्टिमेट रिवाइज करने के लिए उन्होंने 5,600 700 से रिवाइज करके 5,200 करी। मुझे लगता है मॉर्गन स्टैनली थोड़ा सा कंजर्वेटिव एस्टिमेट दे रहा है, थोड़ा सा केयरफुल होके, थोड़ा सा संभल के दे रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर द बोर्ड नहीं जा रहा है। ऐसे भी आपको बहुत सारे एनालिस्ट मिलेंगे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज जो 6,000 की बात करते हैं, यानी कि 2 लाख रुपए की बात करते हैं, 2.5 लाख की बात करते हैं, ऐसे भी बहुत मिलेंगे। JP मॉर्गन ने तो 5-6 लाख की भी बात करी है, 7 लाख की भी बात करी है। एक वो आपके रॉबर्ट कियोसाकी हैं, वो भी ऐसी बात करते हैं। तो मुझे लगता है अलग अलग लोगों का अलग अलग अपना अपना आकलन है। मैं सभी एनालिस्ट का सम्मान करता हूँ, सारी एजेंसीज का सम्मान करता हूँ। मुझे इस बात पर यकीन है कि सोना चांदी का भविष्य बहुत उज्जवल है और ये ऐसी कमोडिटी है जो समाप्त हो रही है, धीरे धीरे इसका खनन हो रहा है, ये ख़त्म होती जा रही है, ज़्यादा दिन तक चलेगी नहीं। और सबसे बड़ा मुझे जो ट्रिगर नज़र आ रहा है शालिनी, जो कि सोने चांदी को चढ़ाएगा, वो है अमेरिका का बेड़ा गर्क, या मैं कहूँ कि डॉलर का बेड़ा गर्क। क्योंकि डॉलर को जिस तरीके से अभी तेज़ी मिली हुई है, वो तेज़ी सिर्फ़ और सिर्फ क्रूड ऑयल की वजह से है। और दुनिया भर के देश इस समय स्ट्रगल कर रहे हैं। आपकी दूसरी पॉडकास्ट जो SKT पॉडकास्ट पे मैंने ये बात बोली कि जो 3 देश हैं खाड़ी के, उन्होंने अमेरिका को धमकी दे दी कि या तो हमें डॉलर दो, नहीं तो हम युआन पे जा रहे हैं। और दुनिया भर के देशों में इस समय ये प्रयास किए जा रहे हैं कि किस तरीके से इस जालिम डॉलर को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाला जाए। तो जब बहुत सारे देश ऐसा सोचने लगते हैं तो उस करेंसी का डाउनफॉल लगभग तय है। मैंने देशों का दिवालिया निकलते देखा है, उनके पास डॉलर नहीं थे। भारत को आपको याद होगा 1990 में गिरवी रखना पड़ा था सोना, क्योंकि हमारे पास डॉलर ख़त्म हो गए थे, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज। और आज भी कोई देश अपनी आर्थिक हालत पे जब कमेंट करता है तो बताता है हमारे पास इतने डॉलर हैं। भारत में भी हम बात करते हैं 700 बिलियन डॉलर हमारा फॉरेक्स रिजर्व्स है। जब हम भारत के आर्थिक पैमाने अच्छे वाले गिनवाते हैं तो उसमें हम ये बात करते हैं। पर डॉलर से इस समय ऐसा लग रहा है कि लोगों का मन ऊब रहा है और लोग इसको अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहते हैं। लोग से मेरा मतलब यहाँ देशों से है, वो इसको अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहते हैं। जैसे ही डॉलर का शालिनी डाउनफॉल शुरू होगा, सोना चांदी इन सब रिश्तेदारियों को तोड़कर, अभी रिश्तेदारी जो है इसकी क्रूड ऑयल से, डॉलर इंडेक्स से, बॉन्ड यील्ड से, मुझे लग रहा है कि एक समय ऐसा आने वाला है जब सोना चांदी इन रिश्तेदारों को के बंधन को तोड़कर आगे निकल जाएगा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले सोने चांदी की इन रिश्तेदारों से रिश्तेदारी नहीं थी। ये कुछ साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं अगर 10 साल पीछे जाऊँ तो इतनी गहरी रिश्तेदारी नहीं थी। डॉलर इंडेक्स से और ये बॉन्ड यील्ड से इतनी गहरी रिश्तेदारी नहीं हुआ करती थी। ये रिश्तेदारी पिछले कुछ सालों में बनी है, तो बहुत ही सीमेंटेड रिश्तेदारी नहीं है। मुझे लगता है बहुत ही सतही रिश्तेदारी है। ये रिश्तेदारी टूटेगी और इसके टूटने का कारण बनेगा डॉलर का डाउनफॉल। तो डॉलर का डाउनफॉल लगभग तय है। और ये ज़्यादातर अगर लोग ये नहीं भी मानते कि सोना चांदी ऊपर जाएगा, तो इस बात पे तो वो राज़ी हैं कि डॉलर के ज़्यादा दिन बाकी नहीं हैं। अब डॉलर के वर्चस्व के, डॉलर की दादागिरी के, डॉलर के रुतबे के, डॉलर की सुप्रीमेसी के ज़्यादा दिन बाकी नहीं है। तो इसलिए सोने चांदी का ऊपर जाना तय है। थोड़ा सा चांदी का मुझे लगता है कि ट्रेंड, चांदी का डबल रोल होता है क्योंकि इंडस्ट्रियल यूज़ भी है। तो चांदी के बारे में मैं फिर भी थोड़ा सा सुस्त हो सकता हूँ कहने में, पर मुझे सोना ज़्यादा रोबस्ट लगता है, सोना ज़्यादा सॉलिड नज़र आता है। चांदी में वॉलेटिलिटी मुझे लगता है बनी रहेगी क्योंकि 55% चांदी की डिमांड इंडस्ट्रियल है। अगर ये वैश्विक मंदी आती है शालिनी, तो फिर चांदी की डिमांड जो सोलर सेल्स में, EVs में, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में होती है, उस डिमांड में हमें थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। तो उस वजह से हो सकता है चांदी आपको एकदम शार्प मूवमेंट ऊपर या नीचे को दिखाए, पर सोना मैं ज़्यादा स्ट्रांग मानता हूँ। हो सकता है चांदी ज़्यादा रिटर्न भी दे दे, ये भी संभव है। पर मुझे लगता है कि अगर सोने और चांदी के बीच में चॉइस हो
तो मैं अभी भी 70-30 रखूँगा, यानी कि 70% मैं अभी भी सोने को वो करूँगा और 30% आप चांदी में इसको कर सकते हैं निवेश। की सलाह अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से लीजिएगा, ये निवेश की सलाह नहीं है, एक एनालिसिस है। राइट और मैं भी इसी के साथ डिस्क्लेमर दे दूं कि हम जो भी बात आगे भी करने वाले हैं वो भी सिर्फ एक एनालिसिस है, आपको इसी के आधार पर निवेश कर नहीं लेना है। लेकिन एक चीज़ है सर, लास्ट टाइम आपने मुझे 80% गोल्ड और 20% सिल्वर बोला था, अब थोड़ा सा वो मैं चेंज होता हुआ देख रही हूँ। हाँ, आप 80-20 पे अभी मैं पीछे नहीं जा रहा हूँ, पर मुझे लगता है क्योंकि बहुत सारे लोगों का फीडबैक आया आप चांदी से क्यों कतराते हैं, चांदी को क्यों खतरनाक मानते हैं, क्योंकि इसमें जब हमने बारीकी में जाके विश्लेषण किया तो मंदी आती भी है तो ईवीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्योंकि अगर क्रूड इस तरीके से महंगा होता रहा तो ईवीज की डिमांड मंदी में भी बनी रह सकती है, जैसे आप भारत में देख रहे हैं। और पर्यावरण की दृष्टि से मुझे लगता है ईवीज की डिमांड फिर भी बनी रहेगी, तो वो जो बैटरीज में इस्तेमाल होता है चांदी, वो मुझे लग रहा है वो अभी भी रहेगा। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा परसेंटेज चांदी का बढ़ाया, पर 80-20 भी आप कर रहे हैं तो मैं उसको नकारूंगा नहीं। ठीक है, अब जब हम ये बात करते हैं कि दुनिया का मोह भंग हो रहा है डॉलर से, और इस पे सभी इत्तेफाक रखेंगे भी, और हम डी डॉलराइजेशन की बात करते हैं, तो अगला सवाल फिर मन में आता है कि डॉलर नहीं तो क्या। हमने चाइना को देखा कि आज से 4-5 महीने पहले उसने अपनी करेंसी को रिजर्व घोषित किया, लेकिन वो युआन की भी अगर हम बात करें, और जितना मैं जानती हूँ तो उसका इंटरनेशनल मार्केट में 6% ही अभी यूज़ हो रहा है। तो अचानक से ऐसी कोई नई करेंसी तो हमें दिखाई दे नहीं रही है कि अगर डॉलर में नहीं बातचीत चल रही है तो कोई दूसरी करेंसी आ जाए, तो ऐसे वर्चस्व खत्म होगा कैसे डॉलर का? देखिए, जब 1971 से पहले डॉलर नहीं था इस तरीके से, तो गोल्ड स्टैंडर्ड हुआ करता था। गोल्ड स्टैंडर्ड का अर्थ होता है, जो लोग नहीं जानते, कि जिस देश के पास जितना सोना उसकी करेंसी उतनी मजबूत। तो मुझे लग रहा है कि सोना एक बेंचमार्क बन जाएगा। सोना करेंसी तो नहीं बनेगा, आप ब्रेड दूध लेने तो सोने से नहीं जाएंगे, परंतु बेंचमार्क सोना बन जाएगा। तो डॉलर नहीं तो क्या, तो डॉलर नहीं तो सब करेंसीज, यानी कि दो देशों का आपस में जब व्यापार होगा तो वो उस हिसाब से जब सोना सतह पे आ जाएगा तो उनके पास जितना सोना होगा, करेंसी की वैल्यू उसके आधार। अभी क्या होता है कि करेंसीज की वैल्यू डॉलर के आधार पर बनती है। जैसे मैंने डॉलर इंडेक्स बताया आपको, 6 करेंसीज के नाम भी बताए, डॉलर के आधार पर उनकी मजबूती देखी जाती है। तो उसकी बजाय जब गोल्ड स्टैंडर्ड बन जाएगा तो उस समय व्यापार दो देश आपस में, अभी भी तो बाकी का जो 30-40% व्यापार है शालिनी, वो भी तो बिना डॉलर के होता है। भारत का रूबल का व्यापार, रशिया और भारत का रूबल में होता है। करीब 19-20 देश हैं जिससे भारत आज रुपये में ट्रेड कर रहा है। उसमें सिर्फ फ़र्क, दिक्कत क्या आती है कि जैसे अब रशिया ने कुछ समय पहले कहा था कि हमारे पास तो इतने सारे रुपए इकट्ठे हो गए हैं, आप तो रशिया रूबल और रुपए में, इन रुपयों को हम क्या करें, ये तो हमारे किसी और देश में चलते नहीं है। तो मुझे लग रहा है जैसे जैसे डॉलर कमज़ोर होगा तो ये जो स्क्यूड प्रोपोर्शन है करेंसीज का आपस में समन्वय का, वो धीरे धीरे ठीक होता जाएगा। ये बहुत ही टेक्निकल बात है, और जो लोग फॉरेक्स समझते हैं, फॉरेक्स मार्केट समझते हैं, वो आसानी से समझ लेंगे, पर जो नहीं समझते तो वो ये ऐसा मानिए आप कि अभी डॉलर पूरी दुनिया पर हावी है। तो जैसे जैसे डॉलर पीछे हटेगा तो लोगों को आपस में एक दूसरे की करेंसी में ट्रेड होने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, और ये मजबूरी अच्छी तरफ होगी, ये मजबूरी खराब वाली मजबूरी नहीं होगी। तो जैसे भारत और ब्राज़ील ने डील करना है, भारत और यूएई ने डील करना है, तो हम दिरहम और रुपए में करने लगेंगे। वो ट्रेड इक्वलाइजर इम्पैक्ट आने लगता है, जिसकी वजह से करेंसी आने लगती है। और जब गोल्ड उसको बैक करेगा शालिनी, तो मुझे लग रहा है करेंसी की वैल्यू भी अपनी जगह ठीक आ जाएगी, ना कि डॉलर के आधार पर होगी। ट्रंप की रातों की नींद जरूर उड़ने वाली है, क्योंकि अमेरिका, उनको बहुत अहंकार है अपने डॉलर पर। इतना अहंकार है कि जब डॉलर की कमज़ोरी की बात होती है तो उनको नाइटमेयर्स आने लगते हैं, बुरे सपने आने लग जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, और आग बबला हो जाते हैं। तो मुझे लग रहा है, पर वो उसको रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि इस समय जो डॉलर की डिमांड है, ये ज़रूर इस बात को नोट करिए, इस समय जो डॉलर की मजबूती है वो केवल और केवल ज़्यादा डिमांड की वजह से है, यानी कि क्रूड ऑयल की कीमत जाने की वजह से। आपको बताया मैंने कि जहां मुझे $65 देने पड़ते थे, आज मुझे $110 देने पड़ रहे हैं, तो मुझे डॉलर ज़्यादा चाहिए ना। तो अब ज़्यादा चाहिए, जो चीज़ ज़्यादा, ये तो बेसिक इकोनॉमिक्स है, जिस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी उसकी प्राइस बढ़ती है। तो इस वजह से तो डॉलर मजबूत नहीं हुआ है, बिल्कुल भी मजबूत नहीं हुआ है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था चरमराने की कगार पर है, वो जो मर्जी आर्टिफिशियल तरीके से दिखाते रहें।
मैं समझना ये चाहती हूँ कि खबर जब हम देख रहे हैं तो मैंने ये पढ़ा कि 25 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि रशिया ने अपना गोल्ड बेचा है। और आंकड़े जब हम देखते हैं, बर्लिन स्थित न्यूज़ आउटलेट BNE इंटेली न्यूज़ की रिपोर्ट ये बता रही है कि रूस का जो सेंट्रल बैंक है उसने जनवरी और फरवरी 2026 में सिर्फ 2 महीने में 14 टन सोना बेचा है। और ये 2002 के बाद पहली बार है जब 2 महीने की अवधि में रशिया की तरफ से इतनी बड़ी मात्रा में गोल्ड बेचा गया है। तो इसका मतलब हम क्या निकालें? आपने कभी सुना है कि किसी को घर में किसी की माली हालत ठीक नहीं थी तो उसके जो पुराने जेवरात पड़े थे, पुरानी फिल्मों में देखा होगा, एक आती थी बुजुर्ग सी माता जी, वो पहन के साड़ी पहन के, और वो रख देती थी पति के आगे, लो इसको बेच आओ, आपको घर में आज मुसीबत आई हुई है। 4 साल से ऊपर हो गए रशिया को लड़ाई लड़ते हुए। आपको लगता है कि लड़ाई फ्री में लड़ी जाती है? लड़ाई तो पैसों से लड़ी जाती है। तो पैसे धीरे धीरे रशिया ड्रेन आउट हो रहा है। 26,000 सैंक्शंस रशिया पर लगे हुए हैं। 26,000 सैंक्शंस, एक तरह से दुनिया से कट ऑफ करने का। और ये सारे, इसमें से बहुत सारे सैंक्शन डॉलर से रिलेटेड है, और यही ईरान पर भी है। यानी कि वहाँ से कोई पेमेंट आ नहीं सकती, वहाँ से कोई पेमेंट जा नहीं सकती, स्विफ्ट का वो हिस्सा है नहीं, वहाँ ये ब्रांड सेटअप नहीं कर सकते, वो इन्वेस्टमेंट नहीं सेटअप कर सकते, ये देश उससे डील नहीं कर सकता। मैं गिनाने लग जाऊँ 26,000 तो शायद पूरी रात बीत जाएगी। तो ऐसे में रशिया की जो इकॉनमी है, और बाय द वे मैं ये बताना चाहूँगा, रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है एरिया वाइज, जोग्राफी वाइज। इतना बड़ा देश है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में 10 दिन से भी ज़्यादा लग सकते हैं। लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक आप जाएंगे तो आपको 10 दिन से ऊपर ट्रेन में लग सकते हैं, इतना बड़ा देश है। तो बड़ा भले ही है, पर उसकी जो अर्थव्यवस्था है भारत से आधी है। अगर भारत आज $4 ट्रिलियन का है तो रशिया $2 ट्रिलियन से थोड़ा फालतू है। तो अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत नहीं है। मिलिट्री सुपर पावर वो ज़रूर है। उसके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर हेड्स हैं, जिससे ट्रंप डरते हैं, इसी बात से डरते हैं क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर हेड सबसे ज़्यादा हैं। तो खोखले हो गए। जब अमेरिका 2 महीने की लड़ाई में मिलिट्री रूप से खोखला हो गया, उसके हथियार ख़त्म हो गए, तो रशिया तो 4 साल से ज़्यादा लड़ाई लड़ रहा है, तो वो भी खोखला हो चुका है। तो उन्होंने अपनी इकोनॉमी, हालांकि पिछले कुछ 1-2 महीने में उनको थोड़ी राहत मिली है, उनको बम्पर प्रॉफिट हुआ है, विंडफॉल हुआ है ऑयल की वजह से। जो ऑयल वो बेचते थे $60-65 भारत पर डिस्काउंट में, वो ऑयल उनका आज 110-115, और बल्कि कभी कभी तो प्रीमियम लगा के भी $125 तक भी बेच रहे हैं। वो अब थोड़ी राहत मिली है। ये जो सोने के बेचने का निर्णय था, ये इस ऑयल की प्राइस बढ़ने से थोड़ा पहले ले लिया गया था। और मुसीबत के समय गोल्ड बेचना कोई ऐसा संकेत नहीं बताता है शालिनी कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड बेचना बंद। अब आपने ये खबर पढ़ी तो मैं आपको दूसरी खबर बताता हूँ। हाँ। आपने तो 14 टन की बात करी, मैं आपको 1200 टन की खबर बताता हूँ। न्यूयॉर्क में नीचे फेडरल के एक बहुत बड़ा लॉकर है, बहुत बड़ा लॉकर, ज़मीन से कहते हैं कि 25 मीटर नीचे लॉकर है। उसमें दुनिया भर के देश जब अमेरिका पर भरोसा किया करते थे तो उन्होंने वहाँ अपना, जैसे आप लॉकर में रख के आते होंगे अपना कीमती सामान, वहाँ रखा हुआ था। जर्मनी ने 1200 टन सोना वहाँ से मंगवा लिया क्योंकि उनका अमेरिका पे से विश्वास उठ गया, क्योंकि वो सोना अब इतना महंगा हो गया था। उनको लगा कल तो जैसे आप बैंक जाइए और बैंक मैनेजर कह दे लॉकर ऑपरेट करने, कौन सा लॉकर, आपका कौन सा लॉकर, मैं तो नहीं आपको आने देता, तो क्या कर लेंगे आप। तो जर्मनी को लगा भैया इस आदमी का तो कोई भरोसा नहीं है, कल कोई कह देगा कौन सा गोल्ड, हमने तो कोई गोल्ड नहीं रखा हुआ यहाँ पर। तो इस वजह से वो उठा के ले आए हैं। तो ये थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा, पर मैं चाहती हूँ ये र्यूमर है या सच्चाई है मैं आपसे समझूं, क्योंकि उसके बाद हमने ये सुना है कि अमेरिका की तरफ से जो गोल्ड दिया गया तो वो बार्स अलग थे जो जर्मनी ने रखा था। तो फिर ऐसी भी खबरें आने लगी कि अमेरिका ने शायद मिलावटी सोना दिया है, या अमेरिका के पास है नहीं इसलिए उसने टाइम लगाया है, लिया कुछ और दिया कुछ और। तो ये सिर्फ र्यूमर रहा या सच्चाई है इसमें कुछ? देखिए, ये तो जर्मन चांसलर बता सकते हैं कि उन्होंने जो लिया वो हमारे यहाँ के किसी सुनार के पास आके कसौटी पे उसको कस के देखते, हो सकता है कुछ किया। हाँ। इस आदमी से कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम हिम। तो क्यों, पर सवाल ये है शालिनी कि क्यों जर्मनी ने अपना सोना मंगाया? क्योंकि जर्मनी को लग रहा है ये कल की वैल्यू है। तो अगर रशिया ने कुछ थोड़ा बहुत सोना बेचा भी है तो मुझे लग रहा है कोई बहुत ज़्यादा, ऐसे तो पोलैंड की भी पीछे खबर आई थी कि उसने भी थोड़ा सा सोना बेचा है। तो देखिए, ज़रूरत के टाइम भारत ने 1990 में गिरवी रखा था सोना। तो देखिए, ये आप इतना बड़ा 200 से ज़्यादा देश है, कुछ देशों की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं चलती है, तो रशिया को ज़रूरत पड़ी, उन्होंने थोड़ा बहुत बेचा, तो उसको लेने वाले भी फ़ौरन आ गए।
तो ऑड मैन आउट, यानी कि हम इंग्लिश में इसको बोलते हैं एबरेशन, यानी कि पूरे देश का एक, पूरे दुनिया का एक ट्रेंड है और एक देश ने किसी मुसीबत की वजह से बेचा, तो मैं इसको नहीं मानता। ये जो इस समय सोने चांदी पे प्रेशर आपको दिख रहा है, केवल और केवल क्रूड ऑयल बढ़ने की वजह से, और जो मैंने पूरी रिश्तेदारी को सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाया उसकी वजह से। जैसे ही क्रूड ऑयल ठंडा होगा, आपको उदाहरण के मैं तौर पर, हमने ऑफिस में क्या किया हुआ है, इंटरेस्टिंग बात की हुई है, क्योंकि इस रिश्तेदारी को हमने बाकायदा ग्राफिकली प्लॉट किया हुआ है, यानी कि हमारे यहाँ क्रूड ऑयल की प्राइसेस लाइव ट्रैक की जाती हैं, उससे एक रिलेट करके ग्राफ बनाया हुआ है हमने डॉलर की डिमांड का। डॉलर की डिमांड का ग्राफ बनाया हुआ है डॉलर इंडेक्स से। डॉलर इंडेक्स से हमने अमेरिका की बॉन्ड यील्ड्स को कनेक्ट किया हुआ है। बॉन्ड यील्ड से हमने कॉमेक्स की गोल्ड सिल्वर प्राइसेस को कनेक्ट किया हुआ है, और आपको हैरानी होगी बाकायदा अलाइंड वे में चलती है। और इन सब की मेगा इंडेक्स बनाई हुई है जो मैंने आपको पहले बताई थी, ट्रंप मूड इंडेक्स TMI, उससे हमने इसको रिलेट करके, आप मानेंगे नहीं, बिल्कुल अलाइंड वे में चल रही है। जैसे जैसे क्रूड ऑयल बढ़ता है वो उस पर असर डालता है, वो उस पर डालता है, उस पर जैसे सर्किट नहीं बनता है बिजली का, तारों से आप जोड़ देते हैं, तो आप जैसे ही क्रूड ऑयल नीचे जाएगा, और बीच में हुआ था, आपको याद होगा जिस दिन सीज फायर घोषणा हुई थी, तो सोना चांदी जो उस समय $4700 पे था और चांदी भी कम थी, एकदम से $4800 पार कर गया था। क्रूड ऑयल आ गया था उस समय $85 से $90 के बीच में। तो जैसे ही क्रूड ऑयल नीचे जाएगा, मुझे लगता है शालिनी कि जो लोग निवेश करना चाहते हैं उनके लिए सोना एक मौका दे रहा है कि आप आइए इसको, और थोड़ा थोड़ा करके, और लंबे वक्त में, वो 2 मंत्रों पे मैं अभी भी टिका हुआ हूँ जो मैंने पहले भी आपके यहाँ कहे। लोग गलती ये करते हैं, सारा एक साथ लगा देते हैं। मुझे लगता है उससे आपको नुकसान क्या होता है। आप जैसे किसी ने अभी 1.55 पे लिया था, और आज जब हम बात कर रहे हैं तो 1.50 पर है, तो देखिए ना, आपने 1.50 का मौका छोड़ दिया अपने सारे पैसे लेकर। हो सकता है कल को 1.45, 1.40 तक भी आ जाए। मान लीजिए वो पाइपलाइन जिनको फाड़ने की बात कर रहे हैं, उड़ाने की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो उड़ा दी, तो वो तो क्रूड ऑयल की प्राइस पहुंच जाएगी $125, और जैसे ही $125 पहुंचेगी, आपको सोना चांदी पे और प्रेशर। ये जो सारी प्राइसेस हैं, ये शालिनी स्पेकुलेटिव प्राइसेस है। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, इसमें वो बहुत ज़रूरी है समझनी। किसी ने आज तक ये सवाल पूछा नहीं, और आप ज़रूर पूछेगा, अगली बार कोई एक्सपर्ट आएंगे, जवाब मैं पहले ही दे देता हूँ आपको, पर आप पूछेगा, ये नहीं कहता मैं उनको टेस्ट करिएगा। हाँ। आप मुझे ये बताइए कि क्रूड ऑयल की कीमत आज चढ़ी, कल रात को चढ़ी, ठीक है, रात को चढ़ के $100 थी, $109 पहुंच गई। इमीडिएटली सोना $4750 था, वो $4600 आ गया। अब मेरा सवाल ये है, जिसमें से मैं जवाब भी दूंगा, सवाल भी करूंगा, जवाब भी दूंगा। सवाल ये है कि क्या अचानक सबने अपने गहने बेच दिए, सबने अपने अपने कॉइन्स बेच दिए, सारे सेंट्रल बैंक ने रातों रात, ऐसा क्या हो गया जो $4750 से बढ़ के $4600 हो गया? ये मेरा सवाल है। अब मैं इसका जवाब देता हूँ। मैंने ये सवाल कई एक्सपर्ट से पूछा है, और सिर्फ क्रूड ऑयल के लिए ही मैं क्यों कहूँ, मैं तो शुरू से गोल्ड एंड सिल्वर के लिए भी यही सवाल पूछ रही हूँ। जब सिल्वर में हमने रैली देखी थी, मैं तब भी यही पूछ रही थी कि ना तो रातों रात डिमांड बढ़ी है, चांदी की डिमांड तो आज से नहीं, 2 साल 3 साल पहले से ही चल रही है, फिर ये अचानक से आग क्यों लग गई? लेकिन हर बार सर कुछ ना कुछ जवाब तो एनीवे सबके पास होता है, हालांकि ये अलग बात है, मैं संतुष्ट नहीं होती। अब मुझे नहीं पता आप जो जवाब देने वाले हैं, मैं उससे संतुष्ट, मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ, आप इस जवाब से संतुष्ट होंगी। हाँ। क्योंकि कॉमेक्स में, और ये तो शेयर मार्केट के लिए भी लागू होता है। अच्छा, मुझे आप बताइए, एक कंपनी का, इसको और आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी का शेयर कल ₹500 था, और उस कंपनी के रिजल्ट्स आए, थोड़े से कम आए, बॉटम लाइन एकदम से गिर के वो ₹400 हो गया। तो क्या रातों रात कंपनी की वैल्यूएशन एकदम बिगड़ गई, उसके सारे ऑर्डर्स कैंसिल हो गए, उसकी फैक्ट्रीज बंद हो गई? क्या हुआ ऐसा? तो स्पेकुलेटिव मार्केट जो होती है वो सेंटिमेंट्स पर चलती है, वो इमोशंस पे चलती है। जैसे ही उस स्पेकुलेटिव मार्केट को कॉमेक्स वाले जो स्पेकुलेटर्स हैं उनको पता चलता है कि क्रूड ऑयल अब 109 पहुंच गया, तो वो फौरन क्या होते हैं, वो लोग शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्ड होने शुरू हो जाते हैं। शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि मैं अगले महीने का शॉर्ट कर देता हूँ, मैं पहले बेच देता हूँ। शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट जो लोग नहीं जानते बताता हूँ, पहले बेचते हैं, आप बाद में खरीदते हैं। तो शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जब बिल्ड होते हैं तो उसकी वजह से उस पर दबाव आना शुरू हो जाता है कीमत पर। और आपको मैं इसका भारत में भी एग्जाम्पल समझाऊँ तो अभी जब रुपया डॉलर के मुकाबले बहुत कमज़ोर हुआ जा रहा था, इसको और आसान भाषा में समझ लेते हैं। आपको जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि मैं संतुष्ट हो गए, मैं एग्जांपल्स देता जाऊंगा। उस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक NOR निकाला था, NOP NOR कहते हैं उसका, अभी कुछ दिन पहले की बात है। उसमें उन्होंने सभी प्राइवेट बैंक्स को और सरकारी बैंकों को कहा कि आप अपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को $100 मिलियन को 10 अप्रैल से पहले स्क्वायर अप करिए।
अब इसका क्या अर्थ हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपने जो बुलिश प्ले किया हुआ है, आपने लॉन्ग प्ले किया हुआ है, इसको मार्केट भाषा में बोलता हूँ मैं, लॉन्ग प्ले किया हुआ, उसको आप स्क्वायर अप करिए 10 अप्रैल से पहले पहले। तो उन्होंने क्या किया, डॉलर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे उन्होंने सबको बेचना शुरू कर दिया। तो उसकी वजह से डॉलर जो 95 पहुंच गया था, मैं अभी कुछ दिन पहले की बात कर रहा हूँ, वो गिर के एकदम सारे 92.5 पर आ गया। क्यों आया? क्योंकि जो लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स थे उनकी वाइंडिंग हो गई। अब फिर वापस कॉमिक्स पे आते हैं, क्योंकि बात हम कॉमिक्स की कर रहे थे। तो कॉमिक्स पे जब शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्ड होने शुरू होते हैं, यानी कि बिकवाली के कॉन्ट्रैक्ट्स जब बिल्ड होने शुरू होते हैं, तो सोना प्रेशर में आता जाता है। आप देखिए कैसे सिस्टम से चलता है। उधर उन्होंने देखा, अरे डॉलर 109, बेचो। मैंने 4 कॉन्ट्रैक्ट्स और बेचे। दूसरा कहता मैंने 2 कॉन्ट्रैक्ट और बेचे। तो जब बेचने के कॉन्ट्रैक्ट्स किसी भी कमोडिटी मार्केट में ज़्यादा आएंगे, तो वो अपने आप आपके, मुझे पता लगा आपके फादर कमोडिटी मार्केट के वो थे, हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, तो वो बेहतर तरीके से इसको समझ सकते थे। तो मुझे लगता है कि ये एक लॉन्ग और डेरिवेटिव मार्केट को जो समझता है वो पूरी तरह से इसको समझ जाएगा। तो आप तो पहले बिजनेस जर्नलिस्ट भी रही हैं, तो आप इसको समझेंगी जैसे जैसे शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्ड होते हैं। अच्छा, मुझे चलिए अब इसके उल्टा आते हैं। मान लीजिए कल को डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग घूम गया, जो पलटी मार जाते हैं, उन्होंने कहा चलो युद्ध खत्म, अब कुछ नहीं, बस ये सीज फायर परमानेंट हो गया, हमें तुम्हारा यूरेनियम भी नहीं चाहिए, हमें खमीनाई साहब भी नहीं चाहिए, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम भी खोलते हैं। तुरंत क्या होगा, क्रूड ऑयल की प्राइस गिर के $89 आ जाएगी। सोने चांदी को छोड़िए, मुझे बताइए क्रूड ऑयल में ऐसा क्या हुआ? क्या दुनिया भर में सबने ऐसा क्या हो गया क्रूड ऑयल में रातों रात? तो ये जो रातों रात और बहुत कम समय में जब इन चीज़ों की कीमतें ऊपर नीचे जाती हैं, तो ये साफ संकेत होता है कि लॉन्ग या शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्ड हो रहे हैं, और तुरंत वापस भी आ जाती है। तो ऐसा क्या हो गया कि वापस आ गई? तो ये तो बहुत आसान है। इसको तो आप जब तक हाँ नहीं बोलेंगी, मैं कन्विंस हो गई, तब तक मैं और भी एग्जांपल्स देता मैं इस बात से कन्विंस ज़रूर हूँ, लेकिन फिर मेरा ये सवाल है कि फिर हमें अलग अलग तरह की बातें क्यों बताई जाती हैं? सिंपली कह दो कि मार्केट न्यूज़ ड्रिवन है, जैसी खबर आएगी उस हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगा, क्योंकि उस हिसाब से सट्टा लगाएगा। फिर हमें ये क्यों बताया जाता है कि चांदी तो बढ़ इसलिए रही है क्योंकि इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड है, चांदी तो बढ़ इसलिए रही है क्योंकि अब चाइना ने गोल्ड के साथ साथ सिल्वर में भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, चांदी तो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि अब ये सिल्वर इज द न्यू गोल्ड। मतलब तब हमें ये क्यों समझाया जाता है जब मार्केट बढ़ रहा होता है कि ये तो डिमांड एंड सप्लाई का खेल है, चांदी की सप्लाई उतनी हो ही नहीं रही है जितनी इसकी डिमांड है। फिर सीधा बोल दो ना, न्यूज़ ड्रिवन है मार्केट। ये उससे भी आसान सवाल है। अच्छा, क्यों? आपने कहा फिर हमें ये सब क्यों बताया जाता है? ये भी ठीक बताया जाता है। ये फैक्टर्स हैं उसको लॉन्ग टर्म प्राइस को डिटरमिन करने के लिए, और जो मैंने बताया वो शॉर्ट टर्म प्राइस को एडजस्ट करते हैं। जैसे अभी हाल में सोना, आज हम 28 अप्रैल दोपहर में बात कर रहे हैं, तो $4750 कल था, गिर कर $4600 आ गया। एक दिन में $150 नीचे आ गया है। 1,55,000 के करीब था, गिर के 1,50,000 से नीचे आ गया प्रति 10 ग्राम, भारतीय रुपये में बात कर रहा हूँ। तो जो आप कह रहे हैं वो भी सही है, वो भी गलत नहीं है। जो एक्सपर्ट्स ने बताया वो लॉन्ग टर्म जो कारण है उसके बताते हैं, पर शॉर्ट टर्म जो मूवमेंट होती है रातों रात या 2-3 दिन के अंदर, वो सटोरियों के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। सटोरिये जब लॉन्ग और शॉर्ट करते हैं तो आपको, और अच्छा इसको देखने का तरीका क्या है, किसी दिन आपको और अगर मुझे कन्विंस करना है तो मैं इसको कभी स्क्रीन के माध्यम से, क्या होता है कि जो लॉन्ग पोजीशंस होती हैं वो लॉन्ग पोजीशंस टैबुलेटेड होती हैं। किसी भी मार्केट में लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशंस टैबुलेटेड होती हैं, यानी कि उसकी हम वॉल्यूम किसी भी समय पता लगा सकते हैं, या आप ऑनलाइन जाके पता लगा सकते हैं। आप अभी भी अगर कमोडिटी मार्केट खोलेंगे, आप लॉग इन करेंगे और आप अगर वहाँ पर आपका अकाउंट है तो आपको वो पोजीशन पता लग जाएगी। तो आप देखेंगे जब लॉन्ग बिल्ड होता है तो प्राइस ऊपर को जा रही होती है, जब शॉर्ट बिल्ड हो रहा होता है तो प्राइस नीचे को जा रही होती है। तो इस समय क्रूड ऑयल की मतलब मैं बताना ये चाह रहा था कि क्रूड ऑयल की कीमत को देख के सटोरिये लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करते हैं। इसलिए आपको शॉर्ट टर्म में, पर लॉन्ग टर्म में जो आपको बताया जाता है, जो आपने गिनवाया, वो भी ठीक है, वो लॉन्ग टर्म के लिए। डन। अब क्योंकि सोना ऊपर जाता है, इसके आप मुझे बहुत से रीज़न बता चुके हैं, मतलब सोने के दोस्त कौन कौन है ये तो आप मुझे बता चुके हैं, लेकिन अभी जो गोल्ड बहुत दबाव फील कर रहा है और लगातार हम देख रहे हैं कि ऊपर तो खैर अफलातूनी नहीं भाग रहा है, नीचे ही जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, तो उसमें 5 क्या वजह है, 5 वजह वो मुझे बताइए। देखिए, पहली बात तो शालिनी, नीचे जो गया था जब वॉर अपने पीक पर था, और जिस समय एक समय क्रूड ऑयल की प्राइस 120 तक पहुंच गई थी, आपको याद होगा, तो ये 1,25,000 तक भी चला गया था। 1,25,30 के बीच में सोना आ गया था प्रति 10 ग्राम, और वहाँ पर $4,000 छूने लग गया था। 5 वजह
शॉर्ट टर्म में अगर आप मुझसे पूछेंगे, सट्टा 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 सट्टा, 5 बजे शॉर्ट टर्म में यही है। पर अगर लॉन्ग टर्म की 5 बजे पूछेंगे तो कभी कभी जैसे मान लीजिए एकदम से रशिया ने बेचा, तो जब तक उसको लेने वाला आया तो मार्केट में सेल प्रेशर आता है। और कई दफ़े अमेरिका में डॉलर को, क्योंकि सबसे बड़ा थ्रेट डॉलर का सोना है, हालांकि सोना करेंसी नहीं बनने वाला है, पर उनको महसूस होता है कि हमारे डॉलर के खिलाफ अगर सबसे बड़ा कोई कॉम्पिटिटर है तो वो सोना है। तो कई दफ़े अमेरिका में, जैसे मैंने आपको आपके दूसरी पॉडकास्ट में वॉल स्ट्रीट में आर्टिफिशियली स्टॉक मार्केट्स को पंप करने की बात कही थी, इसी प्रकार जब कभी वो लॉबी, देखिए मैं लॉबी की बात कही तो मुझे एक बात याद आ गई जो यहाँ पर, क्योंकि ये आपका पैसा बोलता है पॉडकास्ट है, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैव बीन अर्नड इन द लास्ट फ्यू वीक्स, जो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट्स किए उसके ज़रिए। तो आपने इसके बारे में आपने भी चर्चा करी होगी। 3 जगह से कमाई करी गई है, सोने चांदी से करी गई है, क्रूड ऑयल से करी गई है और स्टॉक मार्केट से करी गई है। एक ट्वीट बिलियंस ऑफ डॉलर का होता है और हम सोचते हैं पलटी मार रहे हैं कि सुबह कुछ कहते हैं रात को कुछ कहते हैं, उतनी देर में तो बिलियंस ऑफ डॉलर की कमाई हो चुकती है। अमेरिका की SEC, जैसे भारत में सेबी है, अमेरिका में SEC है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन। अगर आप मेरे ऊपर छोड़ें, उसको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि कौन वो लॉबी है और क्यों वो पोजीशंस इस ट्वीट से, इन ट्वीट ट्रूथ सोशल, अनट्रूथ सोशल मैं उसको बोलता हूँ, अनट्रूथ सोशल पे कौन वो लोग हैं जिनको पता लग जाता है कि भाई अब ये ट्वीट होने वाला है, वो पोजीशंस खड़ी कर देते हैं और उसके बाद वो बेच के या खरीद के बाहर निकल जाते हैं। बेचने से भी कमा सकते हैं, खरीदने से भी कमा सकते हैं। आप शॉर्ट करते हैं तो आप बेच के कमा सकते हैं, आप लॉन्ग करते हैं तो आप, तो वजह नंबर 2 कि वहाँ पर डॉलर को आर्टिफिशियली ऊपर रखने की कोशिश की जा रही है, तो कई बार सोने पर दबाव बनाया जाता है। 5 रीजंस आपने पूछा दबाव के, 5 रीजंस में तो फिर सट्टा 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 हो जाएगा। तो इसलिए मैं वो 5 रीजंस और है, पर मैं आपको बेसिकली जो पोजीशन है वो बता रहा हूँ। तो इसलिए सोने चांदी में जो लोग शौक रखते हैं उनको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या होता है, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई, मुझे आपकी कोई साथी जर्नलिस्ट थी, नाम नहीं लेता, उन्होंने वो मेकअप रूम से बाहर आ रही थी, तो मुझे भी टचअप करने के लिए कहा गया था, तो मैं भी आ रहा था बाहर। तो मेरे मन में ऐसे सवाल आया, मैंने कहा ये बताइए कि ये मेकअप कितनी देर टिकता है? तो उन्होंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 बुलेटिन और उसके बाद मुझे फिर जाके टचअप कराना पड़ता है। बस ऐसा ही हाल है सोने चांदी के दबाव का। ज़्यादा देर तक आप आर्टिफिशियल तरीके से आप उस सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। वो अपने आप जो नीचे स्किन है ना, वो निकल के आएगी ही आएगी। तो हम लोग जब इसको ट्रैक करते हैं तो हम लोग, क्या होता है, समुद्र की जो ऊपरी सतह होती है, तो कहते हैं समुद्र नीचे से हमेशा शांत होता है। जब कभी सोने में समुद्र में, क्षमा करें, जब लहरें उठती हैं तो ऊपर ऊपर उठती हैं। अगर आप समुद्र की नीचे की सतह पर जाएंगी, आप किसी भी जो ओशियंस को स्टडी करते हैं उनसे पूछिएगा, हमेशा वो शांत रहता है, वो कभी भी अशांत नहीं होता। तो जो अंडर करंट है सोने का, वो इस समय बुलिश है, यानी कि सतह से नीचे अगर आप जाएंगे तो बुलिश है, क्योंकि जब जब ये नीचे जाता है इसमें बाइंग आ जाती है। तो ये बताता है कि बहुत सारे बड़े निवेशक, बहुत सारे दुनिया के सेंट्रल बैंक्स, बहुत सारे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और बहुत सारे 2-3 निवेशकों का मैं नाम लेता हूँ, JP मॉर्गन, HSBC, UBS। और कभी किसी ने मुझसे ये सवाल तो पूछा नहीं, आपने पता नहीं पहले पूछा कि नहीं पूछा, कि सोने चांदी की कीमत तय कैसे होती है। हम कर चुके हैं कवर, आपने डिस्कस कर चुके, मैंने इन 3 एजेंसीज का नाम भी लिया था। हाँ। तो ये निवेशक फौरन उसको खरीदने आ जाते हैं और एकदम खरीद के उस प्राइस को वापस कर देते हैं। फिलहाल ये दबाव क्रूड ऑयल की वजह से है। मुझे लगता है क्रूड ऑयल के बढ़ने का हमें सिर्फ सोने चांदी का दुख नहीं मनाना चाहिए कि नीचे है, हमें क्रूड ऑयल के बढ़ने के बहुत सारे और आर्थिक नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं दुनिया भर के ऊपर, भारत को मिला के, उनके ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। हम बहुत स्वार्थी हो जाते हैं, कई बार हम अपने सोने चांदी को ही खाली देखने लगते हैं, पर अब खैर क्योंकि बात सोने चांदी की हो रही है तो सोने चांदी पे करेंगे। अब मुझे लगता है खरीदने का मौका है, थोड़ा थोड़ा करके जब जब ये करेक्शन हो इसको लेते रहिए। हो सकता है अब हम यहाँ पर डाउनसाइड रिस्क और अपसाइड प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी एक मार्केट में हम ये डिस्कस करते हैं। तो अब असली बात ये कि यहाँ से डाउनसाइड रिस्क कितना है। आज अगर हम $4600 पे, हो सकता है ये नहीं कि होगा, कि ये $4000 तक भी आ जाए, यानी कि हो सकता है आपको 1,20,000 1,25,000 देखने को मिल सकता है।
ये तो रहा डाउन साइड रिस्क। अब ये कितना हुआ, $4600 से मैंने 4000 की बात करी, तो मैं करीब 10-15% की बात, 15% की बात कर रहा हूँ। पर अपसाइड अपॉर्चुनिटी 100% की है। तो जब हम मार्केट में कहीं भी निवेश करने जाते हैं तो उस निवेश में, खासकर ये स्टॉक मार्केट्स में होता है, सब जगह बैंक एफडी वेफडी में तो नहीं होता, डाउनसाइड रिस्क क्या है और अपसाइड अपॉर्चुनिटी क्या है। तो आप क्या, अब मुश्किल ये होती है कि भाई इन्वेस्टर को ये नहीं पता लगता कि बॉटम कहाँ पर है, क्योंकि आइडियल सिचुएशन तो ये है ना कि आप वहीं घुसे जहाँ पर ये पूरा नीचे जाके फिर घूम जाए, तो वो नीचा पता लगाना तो बहुत कठिन काम है। हाँ। और कहते भी है मार्केट में बॉटम ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बॉटम ढूंढने की कोशिश को काउंटर करने के लिए ही SIP फॉर्मेट बनाया गया है कि आप सिप कर करके धीरे धीरे करके करिए, तो उससे आपको अलग अलग लेवल्स ट्रैक करने को मिलेंगे और ऑन एन एवरेज आपको एक अच्छी कीमत मिल जाएगी। उसके बाद फिर वो घूमा तो आपको बेस्ट प्रॉफिट दे के देगा। तो मुझे मैं बिल्कुल भी बल्कि आपको हैरानी होगी सुन के, अजीब सा लगेगा सुन के, और शायद आपके जो फॉलोअर्स हैं उनको ये बात पता नहीं अच्छी लगे कि नहीं लगे, पर मैं निजी बात तो कर ही सकता हूँ ना। मुझे आपके सामने इतनी देर बैठ के बात कर रहा हूँ, तो मुझे जब गिरता है तो मुझे खुशी होती है। अब कोई कहेगा यार अजीब आदमी है, हमारे नुकसान हो रहा है, हमारी तो टेंशन बढ़ रही है, इसको खुशी। मुझे खुशी इसलिए होती है कि क्योंकि मैं इतना कन्विंस्ड हूँ कि ये ऊपर जाएगा। मुझे लगता है कि लोगों को प्रॉफिट ज़्यादा कमाने का मौका मिलता है इसके नीचे आने से। आप खुश इसलिए हैं क्योंकि आप इन्वेस्टर हैं। इन्वेस्टर शायद जो लॉन्ग रन के लिए निवेश कर रहा है वो खुश हो सकता है गोल्ड के नीचे आने से, लेकिन फिर वही बात कि जो सटोरी हैं वो इससे ज़रूर दुखी होंगे। लेकिन आपने मुझे डाउन साइड कितना जाएगा वो तो एक मोटा मोटी अनुमान दे दिया कि 4000 सकता है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि जाएगा। हाँ, मैंने ये कहा कि जा सकता है, क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमत कहाँ तक जाएगी ये हम और आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। राइट। ये एक व्यक्ति के मूड के ऊपर है, एक व्यक्ति के निर्णय के ऊपर है। उसने कल को वो नाकेबंदी हटा दी तो एकदम से ये वापस यहाँ से घूम भी सकता है। लेकिन अपसाइड वाला तो आपने 100% बोल के छोड़ अपसाइड वाले दिया का ना? लगभग तय है, लगभग तय है। कुछ तो अनुमान आप बताएं। वेल, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ शालिनी जो कि अपसाइड बात करता हूँ, जो आप देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे, सोना 7 लाख, सोना 8 लाख, सोना 3 लाख। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। हाँ। मुझे लगता है कि इसमें अपसाइड अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, और मैं पीरियड आपको जरूर बता सकता हूँ। मुझे लगता है 2 साल के अंदर अंदर आपको देखने को मिल सकता है कि कितना, फिर वही बात आती है। मैं तो 100% अपॉर्चुनिटी भी देख रहा हूँ। 100% अपॉर्चुनिटी का मतलब है अगर आज 1.5 लाख पे खड़ा है तो आप अपने आप अनुमान लगा लीजिए 2 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, कुछ भी जा सकता है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि अब ये मात्र 80,000 टन बचा है धरती में, और हर साल शालिनी 5,000 टन तो कम से कम इसका खनन हो रहा है। तो अब आप 80 को 5 से डिवाइड करते हैं, 15 साल से थोड़े फालतू आते हैं, तो 15 साल में ये खनन करते करते खत्म हो जाएगा। और हम तो गोल्ड स्टैंडर्ड आने की बात करें, आप सोचिए जब गोल्ड स्टैंडर्ड अगर वापस आ गया और उधर से सोना खत्म हो रहा है और उधर से डॉलर फेल हो रहा है, तो ये तो सोना छत फाड़ के बाहर निकल सकता है, क्योंकि अगर ये सारी बातें हो जाए। पर हम, होता क्या है कि हम लोग जो उस टाइम परिस्थिति होती है, उस परिस्थिति से हम अपना मन बना लेते हैं। हमारा मन ना उस हिसाब से मोल्ड हो जाता है। आज सोना डाउन है, कब लिया था, ये सब बातें हमारे दिमाग पर छा जाती हैं। हम भविष्य को नहीं, निवेश में उसी व्यक्ति ने कमाया है जो भविष्य को देख पाया है। तो ये बड़े काम की लाइन मुझे लगता है हमें मिल गई है, ये नोट करके रखना चाहिए कि निवेश में वही आदमी कमा पाया है जो भविष्य को देख पाया है। अगर आप भविष्य, मतलब अगर आपका दिमाग एक 6 महीने साल से ऊपर नहीं सोच पा रहा है, तो आप फिर अच्छे निवेशक नहीं बन सकते। क्योंकि मैंने जितने लोगों को निवेश से अमीर बनते देखा है, और मैंने अपने मित्र का पहले आपके पॉडकास्ट में जिक्र भी किया था, मैंने लंबे वक्त में उनको रखते हुए ही देखा है। एक और आप मुझे एग्जाम्पल पहले दे चुके हैं कि आपने सट्टेबाजी में किसी को भी हमेशा प्रॉफिट बनाते हुए नहीं देखा। ये मैं नहीं कहता, मैंने तो खैर आंखों से ऐसे एग्जाम्पल देखे, पर आप सेबी से पूछ लीजिए ना, मेरे से पूछने की क्या जरूरत है। आप सेबी का डेटा देख लीजिए। अच्छा, सेबी तो कहता है कि 85 से 90% लोग सट्टेबाजी में पैसा गवाते हैं। मैं कहता हूँ 100% गवाते हैं। अब आप पूछिए क्यों। 10% वो लोग कमाते हैं, शालिनी ध्यान दीजिएगा, जो सट्टेबाजी को बंद कर देते हैं, यानी कमाया और फिर दुकान बंद करके निकल गए। परंतु ये तो बहुत कठिन काम है, क्योंकि वो तो आदत लगवा जाती है। जुआ किसी का ना हुआ, आपने जुआ खेला, आपको तो आदत पड़ गई, तो आपको इजी मनी की आदत पड़ गई, फिर वापस आप वहां आएंगे। बस वापस आए, वो कहता आ जाओ दे जाओ मुझे, वो सब आपका पैसा। मुझे लगता है सट्टेबाजी में शालिनी जो लगातार करते जा रहा है, 100 में से 100 लोग पैसा गवाएंगे।
तो ट्रेडर मुझे लगता है खासकर इस बात को गौर से सुने। अब मुझे आप एक चीज़ बताएं कि लॉन्ग रन में सोना बहुत अच्छा करने वाला है, क्या इसमें रोल रहेगा अमेरिका के 40 ट्रिलियन घाटे का भी, डेट का भी इसमें कोई रोल है? इसमें एक और चीज़ का रोल है, वो है दुनिया का बढ़ता हुआ फिस्कल डेफिसिट। अमेरिका का तो रोल हम बता ही चुके हैं। अमेरिका का तो मैं कहता हूँ कि उनका सिर फिर गया है, बिल्कुल टोटली डॉलर का बेड़ा गर्क होने वाला है। अमेरिका अपनी अपनी कब्र खुद खोद रहा है, अगर मैं इसको इस तरीके से कहूँ। पर दुनिया भर का इस समय दुनिया के ऊपर शालिनी 310 ट्रिलियन डॉलर का उधार है। इसमें गवर्नमेंट डेट है, इसमें प्राइवेट डेट है, इसमें कॉरपोरेट डेट है। तीनों उधार को मिला के 310 ट्रिलियन का उधार है। और दुनिया भर की जो अर्थव्यवस्था है, जीडीपी है, वो मात्र 110 ट्रिलियन डॉलर की है। यानी कि 110 ट्रिलियन डॉलर दुनिया, आपको और मुझे मिला के जो हम कमाते हैं, वो 310 ट्रिलियन डॉलर दुनिया कमाती है। ये वर्ल्ड की जीडीपी 110 ट्रिलियन डॉलर, क्षमा करें, उसके 3 गुना ज़्यादा उधार है। तो बढ़ता हुआ फिस्कल डेफिसिट, चलिए मैं आपको एक रिश्तेदारी बता देता हूँ जो सोने चांदी को इफेक्ट करती है, क्योंकि इसमें थोड़ी हार्डकोर इकोनॉमिक्स है, पर क्योंकि पैसा बोलता है चैनल है और यहाँ पर फाइनेंस का शौक रखने वाले लोग जुड़ते हैं। फिस्कल डेफिसिट क्या करता है कि देशों को उधार लेने के लिए मजबूर करता है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब है राजकोषीय घाटा, यानी कि एक देश की कमाई कम है और वो उसकी खर्च ज़्यादा है, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। तो अब बैलेंस कहाँ से पूरा होगा? और ज़्यादातर देश फिस्कल डेफिसिट में चलते हैं। बहुत कम देश दुनिया के शालिनी ऐसे हैं जो कि फिस्कल सरप्लस में होते हैं। लगभग लगाइए आप, मोटे तौर पे पूरी दुनिया फिस्कल डेफिसिट पर चलती है। उसको अच्छा भी माना जाता है इकोनॉमी को में? बहुत बुरा नहीं, एक लेवल तक अच्छा माना जाता है। अमेरिका जैसा हाल नहीं कि 130% आपका जीडीपी टू डेट रेशियो है। 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, 40 ट्रिलियन डॉलर का उधार, ये अच्छा नहीं माना जाता है। तो फिस्कल डेफिसिट जब बढ़ता है तो देशों को 2 काम करने पड़ते हैं, या तो उनको उधार लेना पड़ता है या अमेरिका की तरह डॉलर छापने पड़ते हैं, यानी कि करेंसी छापनी पड़ती है। जब करेंसी छपती है, अब समझिएगा इसको, ये अब मैं हिचकिचाता हूँ कई बार हार्डकोर इकोनॉमिक्स बोलने में, पर क्योंकि कई दफ़े इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। जब करेंसी छापते हैं आप या आप उधार लेते हैं तो ये महंगाई बढ़ती है, क्योंकि जो चीज़ पहले 100 रुपये में मिलती थी वो अब 150 रुपये में मिलती है, क्योंकि आपके पास तो पैसा ज़्यादा हो गया, सामान तो उतना ही है। तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है तो करेंसी की वैल्यू गिरती जाती है। आपने सुना होगा, आपकी जो दादी जी हुआ करती थी वो कहती थी, हमारे ज़माने में तो जेब में 1 रुपया लेके जाओ और थैला भर के जो है सामान लेके आते थे। आजकल थैले भर के रुपए लेके जाओ और जेब में सामान रख के आते हैं। तो इसका ये बात कहने को ये दादी जी की बात है, परंतु ये बात बहुत बड़ी इकोनॉमिक्स समझा रही है। वो ये समझा रही है कि करेंसी की वैल्यू गिरती जाती है। जब जब करेंसी की वैल्यू शालिनी गिरेगी तो सोना चांदी ऊपर जाएंगे ही जाएंगे। करेंसी की गिरती हुई वैल्यू सोना चांदी की चमक को बढ़ाती है। केनिया जैसा हाल हो जाता है इकोनॉमी का, जिम्बाब्वे जैसा हाल हो जाता है। बिल्कुल। आप जिम्बाब्वे में मेरे एक मित्र थे, वहाँ पर वो रहते थे। उन्होंने मुझे सच घटना बताई। कहते हैं मुझे जब पीक पे ये जिम्बाब्वे में प्रॉब्लम आई थी तो उनका वो छोटा एक यहाँ वो होता है ना, आपने 3 व्हीलर देखा होगा जो पीछे से जिसके दरवाज़ा लगा होता है, 3 पहिए की गाड़ी होती। कहते मैं उसमें करेंसी भर के ले गया। क्या लेने के लिए? मुझे 1 ब्रेड लेनी थी और 1 लीटर दूध लेना था। जब पीक पे ये प्रॉब्लम आई तो इतनी बड़ी जाके और ब्रेड और दूध लेके आया। उसके बाद फिर जिम्बाब्वे ने अपनी करेंसी फेल हो जाती है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, ईरान में 1.5 मिलियन रियाल यानी कि 15 लाख रियाल का $1 हो चुका है। इस कदर सैंक्शन से ईरान की इकोनॉमी इस समय पीड़ित हो चुकी है। 90% फूड इन्फ्लेशन है ईरान में। ईरान जितनी मर्जी धमकी दे रहा है, डट के खड़ा हुआ है और बाकायदा अमेरिका को उसने परेशान किया हुआ है, पर आर्थिक रूप से ईरान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ईरान की भी करेंसी शालिनी इस समय फेल होने की कगार पे है। जब करेंसी फेल होती हैं तो सोने चांदी को वो अपने आप चमका देती हैं। तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ता हुआ दुनिया का भी इस तरफ इशारा कर रहा है। क्या क्या बताऊँ मैं जो सोने चांदी को ऊपर ले जा रहा है। देखिए, जो एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं वो बताते हैं राहु की दशा ये होगी, केतु की दशा ये होगी। मंगल, शनि और बृहस्पति जो 3 धीरे चलने वाले प्लैनेट्स हैं, मंगल तो नहीं,
शनि, बृहस्पति और राहु सुन के मुझे भी थोड़ा थोड़ा और यही बताते हैं। राहु केतु ये धीरे चलने वाले प्लैनेट है, इनकी दशा हमें तो ये सब आता नहीं है। हम तो सिर्फ आर्थिक पैमाने पकड़ते हैं और आर्थिक पैमाने जो इशारा करते हैं हम उस आधार पर भविष्यवाणी कर देते हैं। उनकी भविष्यवाणी अच्छा मेरा एक अपना मैंने अपने एक चैनल पे बोलना शुरू किया, शरद कोहली ऑफिशियल उसका नाम है। उस पर मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया कि अगर आपको सोने चांदी पर एक तरफ आर्थिक विश्लेषक बता रहे हैं, एक तरफ आपको एस्ट्रोलॉजर्स बता रहे हैं और मान लीजिए दोनों अलग अलग बता रहे हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। तो मैंने उस अपने चैनल पे ये बात बोली कि जहां दोनों का समन्वय हो जाए वो मान लीजिए, यानी कि आर्थिक विश्लेषण और राहु केतु और बृहस्पति शनि की दशा अगर आपको एक जगह आके मिल जाए तो आप उसको मान लीजिए। और जहां अलग अलग क्रॉस चेक हो गया, ये डबल चेक कर लिया आपने। एग्जैक्टली राइट। और क्योंकि सर ने अपने चैनल का नाम आपको बता दिया शरद कोहली ऑफिशियल, तो आपको फटाफट से जाके अभी सर्च करके सब्सक्राइब भी करना है चैनल। थैंक यू सो मच। अब सर मुझे आप ये बताएं कि मैं केडिया एडवाइजरी की रिपोर्ट का अब यहाँ पर जिक्र करूँ। हाँ, इसके साथ मैं ये चीज़ भी बता दूँ क्योंकि आपने बहुत अच्छे से समझाया हमें कि कैसे महंगाई बढ़ती है, तो अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये जो रेट कट वाली बात हमेशा आती है ना, वो फेड क्यों कर नहीं पाता है, ट्रम्प क्यों दबाव बना रहे होते हैं, तो ये चीज़ भी आप बखूबी समझ पाएंगे क्योंकि अमेरिका में भी अभी महंगाई बड़े चरम पर हमें दिखाई दे भी रही है। अब केडिया एडवाइजरी की रिपोर्ट जिसमें उन्होंने 50 ईयर पुराना डेटा अपना शेयर किया है 2026 का, इसी में उन्होंने रोड मैप भी दिया है जिसमें वो ये जो गोल्ड की अभी थमी हुई है या गिरावट जो दिखाई दे रही है, इसके लिए उन्होंने कहा है कि सोने में गिरावट आप इसको मत समझिए या क्रैश की तरह से इसको आप मत देखिए, ये सिर्फ एक करेक्शन है। आगे उन्होंने एलॉयट वेव थ्योरी दे करके इसको समझाया है जिसमें वो ये कह रहे हैं वेव 1 में हमने तेज़ी देखी, 2 में हमने तेज़ी देखी, 3 में हमने तेज़ी देखी, अभी वेव 4 चल रही है गोल्ड के अंदर, और वो ये आगे बता रहे हैं कि अगली वेव आने वाली है वेव 5 और इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आने वाली है। टारगेट जो दिया गया है उनकी तरफ से वो $6,180 का दिया गया है। अब मैं तो सर ये एलॉयट वेव थ्योरी समझती नहीं हूँ, लेकिन आसान भाषा में मुझे ये ज़रूर समझ में आ गया कि वेव 4 चल रही है और वेव 5 में भागने वाला है सोना। तो ये वेव और ये थियोरी ये कितना काम करती है और ये कितना होगा? ये एक तरीका है। केडिया मेरे मित्र हैं और मेरे साथ काफ़ी टेलीविज़न चैनल्स पे बोलते रहे, इसलिए नहीं मैं सहमत हो रहा हूँ क्योंकि वो मेरे मित्र हैं, पर ये एक तरीका है, यानी कि हिस्टोरिकल प्राइसेस को प्लॉट करके उनका ट्रेंड देख के कि किस वर्ष से किस वर्ष तक पीछे सोना चांदी चढ़ा, उसको वेव कहते हैं, यानी कि एक 5 साल 7 साल का एक पीरियड था जिसमें सोना चांदी चढ़ा। तो क्योंकि पीछे ऐसे हुआ तो आगे ऐसा होगा, ये भी एक तरीका है सोने चांदी को प्रेडिक्ट करने का। पर देखिए हर विशेषज्ञ का अपना अपना तरीका होता है एनालाइज करने का। मैं सराहना करता हूँ केडिया एडवाइजरी की, ये जो उन्होंने मेथोडोलॉजी लगाई है अच्छी है क्योंकि आप हिस्ट्री के बेसिस पर मेरा अपना ये मानना है शालिनी कि कई दफ़े हिस्ट्री मे नॉट रिपीट इटसेल्फ। वैसे कहा जाता है, कहावत होती है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, पर कई दफ़े किसी किसी चीज़ में हिस्ट्री मे नॉट रिपीट, पर वेदर हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ और डज नॉट रिपीट इटसेल्फ, खरबूजा छुरी पे गिरा या छुरी खरबूजे पे गिरी, हमें तो मतलब यह है कि खरबूजा कटा के नहीं कटा, तो खरबूजे ने कटना कटना। यहाँ खरबूजा है सोना, तो सोने ने ऊपर जाना जाना है। केडिया एडवाइजरी की ये रिपोर्ट को हम माने वो भी सही है। किसी ज्योतिषी ने कहा आपको, आपके यहाँ ज्योतिषी भी बहुत आते रहते हैं और वो भी कहते हैं सोना बहुत बल्ले बल्ले जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा, उनकी रिपोर्ट को माने, या मेरे इस विश्लेषण को जो मैंने सोने के रिश्तेदार और दोस्त इसको बुलाएं, जब सभी ये इशारा कर, अच्छा चलिए आसान कर देते हैं, जब इशारा तो सभी एक ही तरफ कर रहे हैं, छोड़िए ना केडिया एडवाइजरी की, मेरी एडवाइस और ज्योतिषी की एडवाइस, इनमें कॉमन क्या है? कॉमन बता रहे हैं कि सोना ऊपर जाएगा। तो ये तो मुझे लग रहा है आपके जो फॉलोअर्स व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स हैं उनको 2-2 3-3 तरीके के एनालिसिस से ये पता लग रहा है। हिस्टोरिकल ट्रेंड एनालिसिस जो केडिया एडवाइजरी का है, मेरा अपना आर्थिक विश्लेषण उसके आधार पर और ज्योतिषियों के आधार पर, तीनों के तीनों ये कह रहे हैं। अभी चौथा कोई ऐसा पकड़ के लाइए जो कहे कि सोना चांदी तो आगे मिट्टी हो जाएगा, आपको तो आप तो ला नहीं पाए किसी को, लेकिन तो फिर जब वो आएगा तो उस पर बात करेंगे ना, फिर तीनों लोग मिलके बैठेंगे उनके सामने और उनको काउंटर करेंगे। मुझे लगता है वॉट एवर बी द रीजन, बट गोल्ड एंड सिल्वर आर इन फॉर अ वेरी डिसेंट रन इन द टाइम्स टू कम, और मुझे नहीं लगता ये निराश करेगा शालिनी किसी को आने वाले 2 से 5 साल में। और अच्छी बात यह, पहले मैं जब लॉन्ग टर्म बात करता हूँ ना तो मैं 5 साल 10 साल 15 साल लेता हूँ,
पर सोने चांदी में वो लॉन्ग टर्म बहुत ही छोटा लॉन्ग टर्म है, 2 साल 5 साल इंतज़ार तो करिए। असल में दिक्कत क्या है कि लोगों को ना सब्र नहीं हो रहा है कि आप बात करते हैं वो असल में जब बार बार आप कहेंगे ना कि ऊपर जाएगा तो फिर इंतज़ार नहीं होता। अरे कब जाएगा, कब वो टाइम ये तो आएगा, अटका ही हुआ है। हाँ ये तो रुका ही हुआ है, कब आएगा यार, बोलते तो हो कब जाएगा। चलिए इसी बहाने वीडियो वो देखते तो रहते हैं ना कम से कम। नहीं, मैंने आपसे ये काउंटर किया भी था जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। अब मुझे हम गोल्ड से शिफ्ट होके अब सिल्वर के ऊपर आते हैं, क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर का हम जो देख रहे हैं कि रेशियो है वो अभी भी बहुत ज़्यादा ऊंचा है। क्या मैं इसका ये अनुमान लगाऊं कि सिल्वर गोल्ड को आउट परफॉर्म करने वाला है आगे भी? देखिए इसको GSR कहते हैं, गोल्ड सिल्वर रेशियो। मैं व्यक्तिगत तौर पर ये एक मैथमेटिकल प्लॉटिंग है कि गोल्ड जब यहाँ था तो सिल्वर यहाँ था, जब गोल्ड इतना था तो सिल्वर इतना था। पर मैं इस GSR को अब बहुत ज़्यादा वज़न नहीं देता हूँ शालिनी। उसके कारण है, उसके कारण ये है कि सिल्वर पिछले कुछ सालों में सिल्वर ने ना अपना एक डबल रोल पैदा कर लिया है। अगर सिल्वर का ये डबल रोल ना होता तो मैं GSR को बहुत रिस्पेक्ट करता, पर क्योंकि सिल्वर 55% इंडस्ट्रियल कमोडिटी बन चुका है और सिल्वर को रेयर अर्थ मिनरल्स में भी चाइना ने एक तरह से इंक्लूड कर लिया है, तो इसलिए मैं GSR को बहुत ज़्यादा वज़न नहीं देता। ये उन कई पैरामीटर्स में से एक पैरामीटर है ये पता लगाने का कि अगर गोल्ड इतना भाग गया है तो सिल्वर कितना और भागेगा, या अगर सिल्वर पीछे छूट गया है तो गोल्ड कितना और उसको कवर अप करेगा, या वाइस वर्सा, यानी कि सिल्वर आगे भाग गया है तो गोल्ड कितना करेगा और गोल्ड आगे भाग गया है तो सिल्वर कितना करेगा। ये एक इस तरीके से इसको देखा जाता है। तो उन कई पैमानों में से पर अकेले हम GSR के बेसिस पे प्रिडिक्शन मुझे लगता है शालिनी वो उचित नहीं रहती है, खाली हम GSR पे करें। पर आपने क्योंकि सिल्वर की बात करी तो सिल्वर का ये जो डबल रोल है ये सिल्वर को थोड़ा सा हट के बना देता है। तो मुझे लग रहा है कि सिल्वर में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहने वाली है। और आपको मैं यहाँ जानकारी दे दूँ एक कि चाइना में आपको ये पता ही होगा शायद कि गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस बाकी की दुनिया से हमेशा महंगी रहती हैं। Right. उसका कारण है कि चाइना सिल्वर की क्यों महंगी रहती है, क्योंकि चाइना सरकारी लेवल पर सिल्वर को बहुत बड़े तरीके से अपने एक्यूमुलेट कर रहा है। उसको लग रहा है कि सिल्वर आने वाले समय में रेयर अर्थ मिनरल की तरह बन जाएगा, मिलेगा नहीं कहीं पर। गोल्ड इसलिए कर रहा है कि चाइना के जो परिवार हैं, ये भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला कि चाइना के परिवारों ने 504 टन पिछले साल में सोना घर में इकट्ठा किया। 1000 टन टोटल चाइना ने कंज्यूम किया, उसमें से 504 टन तो इंडिविजुअल घरों ने लेके रखा। और बाय द वे वहाँ ETS में नहीं रखा, उन्होंने जाके चिप्स और कॉइन्स खरीदे। तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा डिमांड है कि बाकी की दुनिया से वहाँ महंगा मिल रहा है। दुकानों के बाहर लाइन लगी हुई थी सर लोगों के खरीदने की। मतलब उन लोगों को इतना पैशन है और इतनी फैंसी है वहाँ सोने को लेके, तो क्यों है आप सोच सकते हैं। अगर और देखिए आपने एक चीज़ नोट करी होगी, चाइना जैसा भी है जो भी है कितना ओपेक है, वहाँ पर पारदर्शिता नहीं है। पर चाइना कभी कभी ऐसे काम करता है चुपचाप जो कि आगे लोगों को सरप्राइज कर देते हैं। ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स थे ये बाकी की दुनिया को ख्याल नहीं आया। चाइना ने आज अपना वर्चस्व रेयर अर्थ मिनरल्स में इस कदर जमा लिया है कि एक घुड़की दी चाइना ने उसकी शिप जब निकल रही थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे, और ट्रंप को लगा कि भाई मुझे तो वहाँ जाना है, मिलने जाना है मई में इनसे, ये तो मैंने इनकी शिप फंसा दी, तो चुपचाप उसको रास्ता दे दिया कि निकल जाओ आप यहाँ से भैया, ये तो हमारा गला घोट देगा, क्योंकि अगर इसने रेयर अर्थ मिनरल्स ना भेजे तो मेरी तो सारी डिफेंस, मेरा तो पेंटागन ही मेरे पीछे पड़ जाएगा कि भाई तुम्हारा तो डिफेंस का सामान रुक गया क्योंकि उस सामान में रेयर अर्थ मिनरल्स लगते। चाइना अकेला वो देश था सर जिसने सीना ठोक के बोला कि हम ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहे हैं। रशिया मदद कर रहा है वो सबको पता है, लेकिन ऐसे सीना ठोक के बोलने वाला एकमात्र देश चाइना ही दिखाई दिया। और चाइना, मैं आपको जो बात बता रहा था कि चाइना ऐसे काम चुपचाप करता है, तो चाइना की भी ये जो बाइंग है, लोगों की लाइन लगा के खरीदना, ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि चाइना को कुछ ऐसी चीज़ दिख रही है जो शायद बाकी की दुनिया को नहीं दिख रही। मुझे तो दिख रही है कि ऊपर जाने वाला है, अब तो बहुत लोगों को दिख रही है जाने वाला है, पर यहाँ पर चाइना इस बात पे हमारी स्टैंप लगाता है कि वाकई में ये चीज़ें आगे, दोनों चीज़ें ऊपर जाने वाले। तो थोड़ा सा चांदी का खेल मुझे लग रहा है यहाँ से। और चांदी का ना, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था कि चांदी का विकल्प ढूंढा जा रहा है इंडस्ट्रियल यूज़ में, क्योंकि चांदी का रेट बढ़ने से उन चीज़ों की कीमतें बहुत बढ़ जाती हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, सोलर सेल्स हैं, तो अगर विकल्प मिल गया तो थोड़ी सी वो जो 55% डिमांड है वो शॉर्ट पड़ सकती है। और अगर वैश्विक मंदी ऑफिशियली आ गई तो फिर भी ये इन चीज़ों की डिमांड कम हो सकती है। तो अगर इनकी डिमांड कम हो गई तो फिर चांदी पे प्रेशर दिख सकता है। हालांकि चांदी यहाँ से भागेगी भी ज़्यादा, क्योंकि चांदी में सट्टेबाजी भी ज़्यादा होती है, सोने से ज़्यादा सट्टेबाजी चांदी में होती है, क्योंकि चांदी को आप कम पैसे लगा के ज़्यादा क्वांटिटी में और
किसी दिन मुझे नहीं पता आपने कभी पॉडकास्ट करी है डेरिवेटिव ट्रेडिंग पर, करी आपने कभी? तो किसी दिन डेरिवेटिव ट्रेडिंग पर आप पॉडकास्ट करेगा कि ये जो सट्टेबाजी है, सट्टेबाजी हम बहुत बोलते हैं, सटोरिये बोलते हैं सट्टेबाजी, डेरिवेटिव, स्पेकुलेटर, पर किसी दिन आप इसको प्रॉपरली, इसको खाली इस पर करेंगे कि सट्टेबाजी कैसे की जाती है। तो सट्टेबाजी जब आप चांदी पर करते हैं तो आप थोड़ा मार्जिन दे के ज़्यादा चांदी ले लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपको बढ़ने पर मुनाफा सोने से कई गुना ज़्यादा हो जाता है, पर यूं ही घाटा भी उतना ही ज़्यादा होता है, फिर दोनों तरीके से ज़्यादा होता है। तो इसलिए चांदी में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। उसका कारण मैं बता रहा हूँ कि चांदी वॉलेटाइल क्यों है, क्योंकि उसमें सट्टेबाजी ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए चांदी चंचल है, चांदी वॉलेटाइल है, और चांदी का इंडस्ट्रियल यूज़ ज़्यादा है। तो इसलिए मैं चांदी पे थोड़ा सा संकुचित रूप से बोलता हूँ। मुझे लगता है दोनों में सोना ज़्यादा रोबस्ट है, ज़्यादा सॉलिड है, ज़्यादा ठोस है, और ज़्यादा स्टेडिली आगे बढ़ेगा, ऐसा मुझे नज़र आता है। ये चांदी आउट परफॉर्म करेगी या नहीं, इसको अब मैं एक और दूसरे ढंग से आपसे पूछती हूँ, उसके पीछे वजह भी बताती हूँ। जब ये खबरें आनी शुरू हुई थी कि चाइना के सेंट्रल बैंक ने बहुत ज़्यादा निवेश करना सोने में शुरू किया है, उस समय भी मैं अपने व्यूअर को कह रही थी कि पूरे विश्व में सेंट्रल बैंक जो काम कर रहे हैं वो काम हम क्यों नहीं कर सकते, मतलब उनके पास हमसे ज़्यादा ज्ञान है, ऐसा मैं मानती हूँ। फिर उसके बाद अब ये खबर आई है कि चाइना ने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट अपना थोड़ा कम किया है और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट अपना पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, मतलब उसकी गति बहुत ज़्यादा तीव्र हो चुकी है। इसीलिए मेरा ये सवाल था कि क्या खासकर सटोरियों के लिए भी, या वो लोग जो गोल्ड एंड सिल्वर में ही निवेश करते हैं, कि अगर हम ये मान के चलें, क्योंकि अभी लास्ट में आपने भी कह दिया कि चांदी आउट परफॉर्म करेगी, कर सकती है, अभी इसमें शक्ति लगा हुआ है, कर सकती है, मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि चांदी का डबल रोल मैंने आपको बताया। हाँ। तो चांदी कर सकती है, और चांदी एक अलग राह पर भी चल सकती है। अभी अलग राह ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। अगर मैं अपना, क्योंकि चांदी अक्सर हमने देखा है हार्ट अटैक भी दे देती है, इतना ज़्यादा नीचे और ऊपर करती है, तो वो अगर मैं कंट्रोल कर सकती हूँ या मेरी क्षमता है, तो क्या मैं सोने से ज़्यादा चांदी में पैसा लगाऊं? मैं नहीं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मैं अभी भी वो 70-30 या 80-20 वाले अपने उस पर रुका रहूँगा, क्योंकि अगर शालिनी चांदी का विकल्प निकल आया तो वो जो 55% डिमांड चांदी की है जो इंडस्ट्री में जाती है, वो डिमांड फिर टाई फिस हो जाएगी। पर चांदी क्या अभी इतना ऊपर आपको दिखाई दे रही है कि उसका विकल्प ऐसे ढूंढा जाए? ढूंढा जा रहा है। जब $400 क्रॉस कर गई थी तब तो हम मान रहे थे, लेकिन अब तो चांदी बहुत नीचे आ गई है। पर अभी भी स्पेकुलेशन हो रही है, और चांदी की फोरकास्ट तो ये आ रही है ना, वो भी 4 लाख 5 लाख जाएगी। बात तो सब जगह करी जा रही है, तो इंडस्ट्री इससे चिंतित है। और अभी भी चांदी, क्योंकि चांदी जब ये ईवीज़ बननी शुरू हुई थी, चलिए मैं इससे कनेक्टेड आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जब ईवीज़ बननी शुरू हुई थी और सोलर सेल्स में जब ज़्यादा इस्तेमाल होनी शुरू हुई और AI डेटा इक्विपमेंट में शुरू हुई, उस समय चांदी मात्र $35-40 की थी। तो अगर आप वहाँ से लें तो यहाँ तो आज भी महंगी है, उससे डबल कीमत की है। आज भी हम $70-75 की बात कर रहे हैं, और अनुमान भी यही लगाए जा रहे हैं कि ये तो फिर वापस $100, $120, $100-150 तक जा सकती है। तो इंडस्ट्री डरी हुई है, क्योंकि आप सोचिए इनके इनपुट कॉस्ट अगर बढ़ गई तो हम तो ईवी सस्ती होने की बात कर रहे हैं। सोलर सेल्स अगर आप प्रचलित करना चाहते हैं तो वो सस्ते होने चाहिए, AI डेटा इक्विपमेंट सस्ता होना चाहिए आगे, और ये चांदी की वजह से महंगा हो गया। तो इंडस्ट्री में बहुत चिंता है, और मुझे जो पता लगा है कि बहुत सारी बड़ी इंडस्ट्रीज़ ने R&D डिपार्टमेंट अलग से सेटअप कर दिया है, और चांदी का विकल्प ढूंढा जा रहा है कि भैया इसका विकल्प ढूंढो, क्योंकि महंगी हो गई तो हमारी तो इंडस्ट्री अनवायबल हो जाएगी। तो इसलिए लोगों को नज़र रखनी चाहिए उस R&D के आउटकम पर। वो R&D की आउटकम अगर कहीं से आपको सुनाई देती है कि कुछ विकल्प निकल आया, तो फिर चांदी मुझे लगता है कि एक अलग चाल चल सकती है, और वहाँ पर खतरे की घंटी बज सकती है। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि चांदी गिरेगी, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये तो मुझे भी नहीं पता कि R&D का क्या रिजल्ट निकलेगा। तो ना आपको पता है, ना मुझे पता है, और किसी को भी नहीं पता है। इनफैक्ट जो रिसर्च कर रहे हैं, जब तक वो पूरा आउटकम निकल नहीं आता, उनको खुद भी नहीं पता होता कि क्या निकल आएगा। तो मुझे लग रहा है कि इसलिए सोने पर, भले ही सोना आपको कम रिटर्न दे, आप सोने पर ज़्यादा डिपेंड कर सकते हैं। आप, अगर मैं आपको थोड़ा कहूँ कि हिस्ट्री में आप जाके चेक कीजिए, क्योंकि आपका अनुभव मार्केट का हम सब में सबसे ज़्यादा है, तो क्या आज के पहले कोई तारीख, कोई महीना, कोई साल ऐसा याद आता है जब सोना और चांदी इतना अनप्रिडिक्टेबल थे? देखिए, अनप्रिडिक्टेबल तो हमेशा ही थे, क्योंकि जो सोने और चांदी की कीमतों को अगर आप प्लॉट करें पिछले 30 साल की, तो उसमें वो कहाँ जाना था ये तो कभी भी किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था। पर अब जो जितने फैक्टर्स ये इतने सारे थे, जो इतने रिश्तेदार बन के खड़े हो गए, ये पहले रिश्तेदार इतने नहीं थे। ये ज़रूर फ़र्क है पहले और अब में।
जो मैंने आपको इतने सारे रिश्तेदार गिनवाए, इतने सारे रिश्तेदार पहले नहीं थे। तो पहले कम रिश्तेदार थे तो फिर भी थोड़ा सा प्रेडिक्शन आसान हो जाता था। अब रिश्तेदार इतने हो गए हैं कि सोने चांदी को लेके इतनी अटकलें लगाने लगी हैं। आप ये पहले बताइए, सोशल मीडिया पे इतना सोने चांदी की चिंतन कहाँ होता था? कहाँ चर्चा होती थी? हाँ। कभी देखे थे आपने ऐसे थंबनेल्स जिसमें सोने चांदी की ब्रिक्स बनी हुई हैं, कोई आंखें फाड़ के कह रहा है सोना 7 लाख, कोई हाँ करके कह रहा है सोना 1 लाख? देखे होंगे आपने ऐसे ऐसे। तो पहले ये भी तो नहीं होता था। तो मुझे लग रहा है चर्चा भी अब ज्यादा होने लग गई है। पर निवेश भी तो अब ज्यादा हो रहा है सर। हमने देखा ETF में इतना निवेश जीवन में कभी नहीं हुआ है। जो दिखता है हाँ। वो बिकता है। आप दिखा रहे हैं ना, आप दिखाएंगे तो निवेश होगा ही होगा। अब जब लोग देखेंगे, अच्छा एल्गो तो ऐसी होती है, आज मैंने अगर एक सोने चांदी का वीडियो देख लिया तो मेरी एल्गो भर जाएगी सोने चांदी से, और कहीं दूसरा देख लिया तो फिर तो आपको सोने चांदी के अलावा कोई दिखाई नहीं देगा। तो हमारी कुछ हद तक एल्गोरिथम हेल्प कर रही हैं सोने चांदी के निवेश में आने पे, और इसीलिए शायद लोग आपको और हमको इस समय सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं इस समय, वो भी तो इसीलिए देख रहे हैं कि उनका शौक है, या उनके पास ऑलरेडी है, या वो लगाना चाहते हैं, या वो अपनी किसी और एसेट क्लास से पैसा निकालने की सोच रहे हैं, तो सोच रहे हैं शालिनी को सुन लें वो क्या कहती हैं तो हम उसमें लगा दें। तो ये तो देखिए, दिस इज अ चेन रिएक्शन। और इतना ज़्यादा जितनी जो दिखता है वो बिकता है, जितना ज़्यादा दिखाई देगा सोशल मीडिया पर उतना ज़्यादा उसमें निवेश आएगा। तो आई थिंक दैट चेन रिएक्शन इज ऑल्सो हैपनिंग। अब आखिर में 5 मिनट, मुझे लगता है मैं म्यूचुअल फंड पे आपसे राय ले लूं, क्योंकि आप हमेशा ही ज़्यादा पैसा, मतलब 80% म्यूचुअल फंड और अदर इंस्ट्रूमेंट में लगाने के फेवर में रहते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर में 20-30% ही आप बोलते हैं। वो कौन सा सेक्टर है जो आपको लगता है आने वाले समय में ज़्यादा बेहतर करने वाला है? मुझे लगता है शालिनी, डिफेंस, जिस तरीके से युद्ध हो रहा है, डिफेंस तो नंबर 1 पे रहने ही वाला है थोड़ी, पर कंपनी का चयन बहुत ज़रूरी है। इसमें मैंने जब मैं ये बोलता हूँ तो लोगों कई दफ़े गलती हो जाती है, कंपनी का चयन ठीक से नहीं होता है, या म्यूचुअल फंड का चयन, या मैं सीधा मार्केट्स पे आ जाता हूँ। आपको म्यूचुअल फंड और मार्केट में एक साथ ही ले लेता हूँ क्योंकि दोनों इंटर रिलेटेड है। तो आई थिंक सिलेक्शन ऑफ कंपनी शुड बी वेरी वेरी प्रॉपर। आपको याद होगा मैंने एक बार शादी का एग्जाम्पल दिया था, अरेंज मैरिज का एग्जाम्पल दिया था, आपको अगर याद आ रहा है, कि जिस प्रकार आप अपने जीवन साथी को चुनते हैं उसके बारे में सारी देखते हैं। अगर कंपनी को चुनने में भी आप इतनी ही ड्यू डिलिजेंस करते हैं, उसका बैकग्राउंड देख के, उसकी बैलेंस शीट देख के, तो FMCG, डिफेंस, एनर्जी सेक्टर, स्पेस सेक्टर, और इसके अलावा आप रिन्यूएबल एनर्जी यानी ग्रीन एनर्जी के सेक्टर्स, ये 4-5 सेक्टर्स मेरे रेडार पे हैं। ऑटोमोबाइल में मैं थोड़ा सा रिजर्व्ड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा उस पर बुलिश नहीं होना चाहता, पर वो ऑटोमोबाइल कंपनीज जो EVs पर ज़्यादा ध्यान दे रही हैं उनको आप अपने रेडार में रख सकते हैं। और कमोडिटी में जो कंपनीज डील करती हैं, खासकर ये जो मेटल कमोडिटीज़ हैं, जिंक है, लेड है, उस प्रकार की कंपनीज पे भी आप नज़र बना सकते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा सेक्टर्स में नहीं जाता, मैं 4-5 सेक्टर्स में जाता। और मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं IT का क्या हुआ, क्योंकि IT को लेके तो इतनी बातें करी जा रही हैं। अभी किसी चैनल पे मैंने देखा, उन्होंने स्लोगन बनाया हुआ था, जाने कहाँ गए वो दिन IT को लेके। लोग ऐसी बातें भी करते हैं कि भाई ये क्या हो गया, IT को अचानक क्या हो गया ऐसा। तो मुझे लग रहा है कि IT में भी कुछ कंपनीज अभी हैं जिन्होंने AI में काफ़ी काम कर रही हैं या किया है। तो ऐसा नहीं है दैट ऑल द लव इज़ बीन लॉस्ट इन IT, ऐसा नहीं है। तो अगर IT में भी आप थोड़ा सा माइक्रो लेवल पर जाएंगे और आप कंपनी के बिजनेस मॉडल्स अगर स्टडी कर सकते हैं तो IT आज भी आपको कुछ कंपनीज में बहुत अट्रैक्टिव रिटर्न आगे मिल सकता है। पर जो मैंने 4-5 नाम लिए हैं, इन पर मैं बुलिश हूँ। ये स्टॉक मार्केट्स के लिए भी अप्लाई करता है, ये म्यूचुअल फंड्स के लिए भी अप्लाई करता है। म्यूचुअल फंड में वो व्यक्ति प्लीज़ मत निवेश करे जो 5 से 10 साल से कम का नज़रिया रख रहा है। अगर आप इससे कम का नज़रिया है तो म्यूचुअल फंड से निकल जाइए, बेच के बाहर आ जाइए। म्यूचुअल फंड वालों के लिए एक आखिरी सवाल मैं और लेना चाहती हूँ, क्योंकि आप हमेशा बहुत ज़्यादा रिस्क लेने के फेवर में मुझे नहीं दिखाई दिए। तो ऐसे में क्या मैं और मेरा व्यूवर ये समझे कि आप हमेशा लार्ज कैप के ही फेवर में होते हैं, स्मॉल कैप से फिर दूरी बना करके रखनी चाहिए? आई थिंक मिक्स एक अच्छा है। 50-30-20 के मैं चलता हूँ। 50% आपका लार्ज कैप में, क्योंकि जो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी शालिनी स्मॉल कैप में मिलती है, देखिए हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, ये तो एक निवेश का फंडा है। तो 50-30-20, 50% लार्ज कैप, 30% मिड कैप और 20% आपको स्मॉल कैप। बल्कि मैंने तो अब उसमें 5% माइक्रो कैप भी जोड़ा है, एक चौथा सेगमेंट भी जोड़ा है, यानी कि 50-30-15-5, यानी कि 5% माइक्रो कैप में
कई गुना लोगों ने रिटर्न लिया है। जो छोटे छोटे IPOs निकलते हैं, स्टार्टअप्स के IPOs हैं, इनमें कईयों ने मैजिकल रिटर्न दिया है। एक दो एग्जांपल्स हैं, हम नाम नहीं लेते हैं, मैं नाम ऐसे लेता नहीं हूँ, पर उन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया। तो आई थिंक अ बैलेंस्ड पोर्टफोलियो, 50% लार्ज कैप, 30% आप रखिए मिड कैप, 15% रखिए स्मॉल कैप, 5% माइक्रो कैप्स। पर बहुत $1 बिलियन क्वेश्चन इज शालिनी दैट आई फाइंड लोग इसको फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, पर उनकी जो चॉइस ऑफ फंड्स हैं वो कई बार गड़बड़ा जाती है, बहुत इमोशंस में आके निर्णय लेते हैं। जब आप लंबे वक्त के लिए ले रहे हैं ना, तो आपको लेग वर्क, या यहाँ तो लेग वर्क इतना नहीं चाहिए होता, आपको रिसर्च बहुत चाहिए, बहुत सोच समझ के। बहुत जल्दबाजी में लोग, मैंने देखा, निवेश करते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं। इसी जल्दबाजी और सही निर्णय के लिए मैंने देखा है बहुत से लोग इंडेक्स फंड में भी निवेश करते हैं। तो वो कंपेटिवली ठीक है अगर मैं बहुत रिसर्च नहीं कर सकती तो? वो भी आप लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। कोई इंडेक्स शॉर्ट टर्म आपने पिछले 2 साल से देखा इंडेक्स का क्या हो रहा है, वही 23,000, 24,000, 25,000, फिर 24,000, फिर 26 गई, फिर 25,000, फिर 24,000। तो अब आप अगर 2-3 साल में तो आप कहेंगे, पर अभी कितना टाइम बीता है? 2-3 साल। मैंने आपको बताया 5 से 10 साल। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था और मैं दोबारा इस बात को बताया था, क्योंकि दोनों म्यूचुअल फंड से भी रिलेटेड है और ये स्टॉक मार्केट से भी रिलेटेड है। लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा ऊपर जाना ही पड़ेगा, मार्केट के पास चॉइस ही नहीं है। क्योंकि और हमने इसको बड़े सिंपल एग्जांपल से आपको मैंने पहले भी बताया था, ऑफ द कैमरा भी बताया था। देखिए, मुझे साल बीत गया कंपनी में काम करते हुए, अब आ जाएंगे वो तो HR के पास, मेरी सैलरी बढ़ाइए। जो वेंडर आपको सप्लाई देता है, साहब पीछे से रेट बढ़ गए हैं, इन्फ्लेशन जो नॉर्मल इन्फ्लेशन है वो तो चल ही रही है। 10% से कम अप्रेजल दिया तो वो तो अगले दिन आपको कहेगा छोड़ो यार, इस कंपनी में ग्रोथ नहीं है। तो आप कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू उतना ही है, और लोग सैलरी ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, रॉ मटेरियल वाले पैसा ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, किराए वाले किराया भी बढ़ाने को कह रहे हैं, और कंपनी का रेवेन्यू उतना ही है। अब मुझे बताइए कि ऐसी कंपनी कितने दिन तक सर्वाइव करेगी? तो कंपनी की लाइफ साइकिल में पहले बताया था, मैं दोबारा बताता हूं क्योंकि ज़रूरी बात है। कंपनी को या तो ऐसे जाना पड़ेगा, नहीं तो वो ऐसे जाएगी, और जो ऐसे जाएगी तो वो तो मार्केट से वैसे ही बाहर हो जाएगी। तो इसलिए लॉन्ग टर्म में, आपने इंडेक्स फंड की बात करी, वापस उसी पे आता हूं क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन उससे सीधा संबंध रखता है। लॉन्ग टर्म में इंडेक्स ने ऊपर ही जाना है। लॉन्ग टर्म जोर दे के कह रहा हूँ, बोल्ड लेटर्स में कह रहा हूँ, और डंके की चोट पे कह रहा हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म का मतलब 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, आप कम से कम 5 से 10 साल का नज़रिया रख के चलिए। स्टॉक मार्केट में जिसने भी वेल्थ क्रिएशन करी है, जिसने भी कमाया है, उसने लंबे वक्त में ही कमाया है। घूम फिर के आप मुझे जितने सवाल करेंगे, मैं घूम फिर के फिर वही बात कहूँगा। आप मुझे इधर से पूछेंगे, उधर से पूछेंगे, सीधा पूछेंगे, काउंटर करके पूछेंगे, मैं फिर घूम के अपने इस निर्णय पर अटल हूँ कि लॉन्ग टर्म में मार्केट इज़ द बेस्ट वेल्थ क्रिएटर that can be in any asset class. अब आखिरी सवाल करते करते फिर ये एक अटका हुआ सवाल है, तो वो मैं आखिर में ले लेती हूँ, क्योंकि हमने टेक ऑफ विद SKT में ये चर्चा की कि बैंक में पैसा रखना अब बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है। तो वो लोग जिन्होंने सेविंग अकाउंट में अपना इमरजेंसी फंड रखा हुआ है, क्या वो सारा पैसा शिफ्ट कर सकते हैं डेट फंड में? लिक्विड फंड्स, और लिक्विड फंड मैंने इसलिए कहा क्योंकि सेविंग्स अकाउंट में वही पैसा रखना चाहिए, अगर आपने नहीं रखा हुआ है तो पहली बात तो गलती की हुई है, जो आपको इमीडिएटली ज़रूरत है, यानी कि आपकी महीने भर के खर्चे। इससे फालतू पैसा मत रखिए। 10 लाख रुपए सेविंग्स अकाउंट में 1 साल रखने का मतलब है कि आप सुस्त इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी अपना 50,000 का नुकसान कर बैठे, 50,000 रुपये साल का नुकसान कर बैठे हैं। इसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। तो अगर आप 1 महीने से ज़्यादा का सेविंग्स अकाउंट में रख रहे हैं, पहली बात तो वो गलत है। और अगर ये जो माइथोस का थ्रेट आया है, एंट्रोपिक का जो नया AI टूल है, जिसके बारे में वित्त मंत्री महोदया ने भी जिक्र किया है कि आपके सारे बैंक अकाउंट हैक हो सकते हैं, बैंकिंग सिस्टम हैक हो सकता है, तो मुझे लगता है बैंक में तो वैसे भी पैसा रखने, मुझे लगता है शालिनी, एक मज़ेदार बात आपको कहूँ कि लोग ऐसे तो बाज आ नहीं रहे थे बैंकों में पैसे रखने से। थैंक्स टू माइथोस कि कम से कम डर के मारे निकालिए तो सही ना। बैंक वाले खुश नहीं होंगे मेरी ये बात सुन के। बैंक वाले कहेंगे यार क्या कर रहे हो, मरवा दोगे तुम तो पूरे बैंकिंग सिस्टम को, लोग पैसा निकाल के, पर क्या करें। मैं थोड़ी ना ये बात कह रहा हूँ। तो मुझे लगता है फ्रॉम अ फाइनेंशियल प्रूडेंस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ फाइनेंशियल लिटरेसी पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने किताब लिखी है मनी मेड ईजी, विच इज़ ऑन पर्सनल फाइनेंस, उसमें मैंने ये बात बोली है, और वो बेस्ट सेलर बुक है बाय द वे, वो अमेजॉन बेस्ट सेलर पे आई है। तो आपको अगर पैसे को
काम करवाना है तो सेविंग्स अकाउंट में उसको मत रखिए। से उसकी जगह आप लिक्विड फंड्स होते हैं, लिक्विड फंड्स आप एक आध दिन में निकाल सकते हैं पैसा। ठीक है, सेविंग अकाउंट तो आप गए एटीएम पे या वो किया फ़ौरन निकल आया, उतना लिक्विड नहीं होता, पर एक आध दिन में। और मैं शायद पता नहीं पता है, जो जिनके पास ज़्यादा पैसा है, एक ओवरनाइट फंड्स भी होते हैं। आप ओवरनाइट फंड्स में भी पैसा रख सकते हैं, वो भी बहुत लिक्विड होते हैं। आप फ़ौरन अगले दिन मैं समझता हूँ शालिनी, अगर एक आध दिन में पैसा निकल आता है तो मैं उसको बहुत ज़्यादा इलिक्विड नहीं मानता हूँ। ठीक है, बैंक में तो आप फौरन ही निकालें। अब अच्छा, बैंक में भी तो 3-3 दिन छुट्टी हो जाती है, फिर क्या करेंगे? अब आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर देते हैं, लोग ये जवाब देते हैं ऑनलाइन कर देते हैं, यूपीआई कर देते हैं। ठीक है, लिक्विड फंड में से यूपीआई नहीं हो सकता, पर इतना ज़्यादा इलिक्विड भी नहीं है। तो इसलिए बैंक में पैसा रखना वैसे भी समझदारी नहीं है, और अब तो माइथोस ने बता दिया है कि बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। लेकिन ये समझदारी है कि जितनी भी बातें शरद कोहली सर ने हमारे इस पॉडकास्ट में कही है, उसको कान खोल के सुनिए और उसका अनुसरण भी कीजिए। थैंक यू सो मच सर, आपने डिटेल में हमें गोल्ड एंड सिल्वर, जो कि बहुत ट्रेंड में है, वो भी समझाया, मार्केट भी समझाया। थैंक यू सो मच। इट वाज माय प्लेजर, थैंक यू।